अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज मैं आपको फोर्थ चैप्टर इस एक वीडियो में कंप्लीट करवाऊंगा और इस फोर्थ चैप्टर का जो मेन फोकस है वो केमिकल बॉन्ड्स के ऊपर है। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि एटम्स क्यों रिएक्ट करते हैं और रिएक्ट करते हैं तो उनके कितने तरीके हैं रिएक्ट करने के, यानी कि कितनी टाइप के बॉन्ड बनते हैं। फिर उन हर बॉन्ड्स के बारे में डिटेल में बात करेंगे, आयनिक, कोवलेंट, पोलर एंड नॉन पोलर, कोऑर्डिनेट कोवलेंट या डेटिव कह लें आप उसको। उसके अलावा जो है वो हमारे पास सिंगल, डबल, ट्रिपल जो सिंपल कोवलेंट बॉन्ड की टाइप में आते हैं। इसके अलावा मेटेलिक बॉन्ड, ये सारे पढ़ेंगे। उसके बाद हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग यानी कि इंटरमोलिकुलर फोर्सेस को पढ़ेंगे, जिनमें सबसे ज़्यादा फोकस किया गया है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के ऊपर, तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस को भी पढ़ेंगे। उसके अलावा हम ये फिनोमिना भी देखेंगे कि बर्फ़ पानी पर क्यों तैरती है, उसकी मैंने आज डायग्राम के साथ आपको एक्सप्लेनेशन दी है। उसके अलावा हम आगे आयोनिक कंपाउंड्स और जो है हमारे पास कोवलेंट कंपाउंड्स, उनका डिफरेंस भी मैंने बताया हुआ है। और लास्ट पर मैं एक दफ़ा आपको 10 से 12 डिफरेंस बताऊंगा बेसिकली तीन बॉन्ड्स के अंदर। किस किस के अंदर? आयनिक के अंदर, कोवलेंट के अंदर और मेटेलिक के अंदर। तो इस चैप्टर में आपको, वैसे चैप्टर का नाम तो स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल है, लेकिन इसमें जो सबसे ज़्यादा फोकस है वो केमिकल बॉन्डिंग पे है। उसकी वजह क्या है कि स्ट्रक्चर किसी भी मॉलिक्यूल का बॉन्डिंग के हिसाब से ही बनेगा ना। तो फिर अब हम इस चैप्टर को A to Z कंप्लीट करने वाले हैं और जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी इस पूरे चैप्टर में वो मैंने हाईलाइट कर दी हैं। तो आप बस वही याद कर लीजिएगा, तो आपका जो एग्ज़ाम होगा ना, मतलब जो बोर्ड का पेपर होगा, वो ईजिली अटैम्प्ट हो जाएगा। इस चैप्टर में से जितने भी क्वेश्चंस आएंगे, चाहे वो शॉर्ट हो, लॉन्ग हो या MCQs हो, वो आज का लेक्चर देखने के बाद सारे आप अटैम्प्ट कर लेंगे ईजिली। तो बच्चों, सबसे पहला क्वेश्चन ये है इस चैप्टर में कि जो एटम्स हैं, वो एटम्स जो हैं वो रिएक्ट ही क्यों करते हैं। तो कहते हैं कि ये एक यूनिवर्सल रूल है कि हर चीज़ इस दुनिया में स्टेबल होना चाहती है, ठीक है। तो एटम्स भी स्टेबिलिटी गेन करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि वो भी स्टेबिलिटी गेन कर लें। और एटम्स का स्टेबल होने का क्राइटेरिया क्या है? एटम्स का स्टेबल होने का क्राइटेरिया है कि उनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो नोबल गैसेस वाली हो जाए। अब नोबल गैसेस वाली इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होती है? नोबल गैसेस की अगर शुरू में बात करें, जो ये हीलियम यहाँ लिखा हुआ है, हीलियम के वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसके पास K शेल होता है, एक ही शेल होता है, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स पूरे होते हैं। तो उसके बाद जो नियोन है और ये जो आर्गोन है, इनके वैलेंस शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसका मतलब है कि हमने किसी भी एटम के अंदर अगर उसको स्टेबल करवाना है तो उसके वैलेंस शेल में 2 या 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करवाने हैं। 2 इलेक्ट्रॉन उस केस में जब उसमें सिर्फ एक शेल है, और अगर उसमें 2 या 3 शेल हैं तो हमने उसके आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट करवाने हैं, ठीक है। तो हैविंग 2 और 8 इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल इज अ साइन ऑफ स्टेबिलिटी। मैंने बता दिया कि 2 इलेक्ट्रॉन्स किन के लिए स्टेबिलिटी का साइन है। अगर तो इलेक्ट्रॉन्स 2 हैं तो इसका मतलब है सिर्फ एक ही शेल है। अगर शेल हमारे पास 2 या 3 है तो फिर उनके सेकंड या थर्ड में आखिरी जो शेल, मतलब वैलेंस शेल बोलते हैं उसको, आउटर मोस्ट शेल, उसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन होना ज़रूरी है। तो अब इनका ना कुछ नाम भी है, ऐसा नहीं है कि हम यही बोलते रहेंगे कि 2 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो गए, नहीं। इनको प्रॉपरली केमिस्ट्री के अंदर वर्ड से डिफाइन किया गया है। वो कहते हैं अटेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल इज कॉल्ड डुप्लेट रूल। उसको क्या कहते हैं? डुप्लेट रूल, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन्स का वैलेंस शेल के अंदर आना। वैसे 2 इलेक्ट्रॉन, चलें ये हम जब स्ट्रक्चर देखेंगे तब बता दूंगा मैं आपको कि एक ही, अगर शेल एक ही है ना, उसमें 2 ही होते हैं। K शेल में 2 कंप्लीट हो जाते हैं, उसकी कैपेसिटी ही 2 है। और अगर अटेनिंग 8 इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल इज कॉल्ड ऑक्टेट रूल। अगर 8 इलेक्ट्रॉन हमारे पास आ रहे हैं आखिरी शेल में, उनमें से हमने 8 इलेक्ट्रॉन पूरे कर लिए हैं, अटेन कर लिए हैं, तो हमने ऑक्टेट रूल को फॉलो किया है। तो हमने क्या कर लिया? अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया है। अब हमारे पास जो नोबल गैसेस होती हैं ना, उनके आखिरी शेल में मैंने बताया तो 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या तो 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसका मतलब ये है जो नोबल गैसेस है ना, उनका जो शेल है, वैलेंस शेल, वो कंप्लीटली फिल्ड होता है और उनके पास कोई और जगह नहीं होती, या उनके पास इस तरह की कोई चीज़ नहीं है कि वो आगे फर्दर किसी के साथ बॉन्ड बनाएं या किसी के साथ रिएक्ट करें। तो इसलिए वो रिएक्ट नहीं करती हैं, ना तो इलेक्ट्रॉन जो है एक्सेप्ट करती हैं, ना शेयर करती हैं, ना ही जो है वो डोनेट करती हैं, कुछ नहीं करती हैं। और इसी वजह से हम कहते हैं कि नोबल गैसेस नॉन रिएक्टिव होती हैं। तो नोबल गैसेस नॉन रिएक्टिव होती है, पर एक चीज़ याद रखिएगा, जब आप बड़ी क्लासेस में जाएंगे, जब आप अभी तो आपने, चूंकि आप 9th क्लास में ना, 9th क्लास में बेसिकली जो फोकस होता है ना, जो पहले पहले 2, 8 और 8, 18 एलिमेंट्स पर होता है, ठीक है। आप आर्गोन तक, मतलब हाइड्रोजन से शुरू करके आर्गोन तक स्टडी करते हैं, यानी कि आप पढ़ते हैं पहले 18 एलिमेंट्स को। अब पहले 18 एलिमेंट्स के लिए ये बातें ठीक हैं कि जो नोबल गैसेस हैं वो रिएक्टिव नहीं होती हैं, बट जैसे जैसे आप बड़ी क्लासेस में जाएंगे तो आप देखेंगे कि नोबल गैसेस भी रिएक्ट कर जाती हैं। जैसे जिनोन है, उसने रिएक्ट कर जाना है ऑक्सीजन के साथ, फ्लोरीन के साथ, उसकी वजह कुछ और है। तो अगर आपको वजह यहाँ पे नहीं बताई गई है तो इसका मतलब है कि आपके लेवल की बात नहीं है, वो आप बड़ी क्लासेस में पढ़ लेंगे। अभी के लिए आप ये समझें
कि जो नोबल गैसेज हैं वो रिएक्टिव नहीं होती हैं, पर इसकी कसम ना खा लें कि रिएक्टिव नहीं होती हैं। उनमें से कुछ कंपाउंड उनके पाए जाते हैं, कुछ रिएक्टिव होती हैं। तो बच्चों एक चीज़ और भी याद रखिएगा, जिस चीज़ के जितने ज़्यादा कंपाउंड पाए जाते हैं ना, समझ लें वो उतनी ही ज़्यादा रिएक्टिव है। ये आपने माइंड में रखना है। और अगर कोई चीज़ फ्री स्टेट में पाई जाती है तो मतलब वो लेस रिएक्टिव है, यानी कि इंडिपेंडेंटली पाई जाती है। उसके बाद बच्चों अब किसी भी एटम ने, अब हमारे पास जितनी एग्जाम्पल्स होंगी ना, एक्चुअली मसला ये है कि जो डुप्लेट रूल है ना, वो पहले सिर्फ 2-3 एलिमेंट्स फॉलो करते हैं। इस वजह से हम जो मतलब 2-3-4 कह लें आप, उसके अलावा बाकी सारे जो फॉलो करते हैं हमारे पास वो ऑक्टेट रूल को फॉलो करते हैं। यानी कि हम जो एलिमेंट्स पढ़ेंगे उनमें मोस्टली ऑक्टेट रूल को फॉलो करने वाले एलिमेंट्स हैं, तो इसलिए हम ज़्यादा उनकी बात करने लगे हैं अब। तो आखिरी शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के 3 तरीके हो सकते हैं। कौन कौन से? पहला तो ये है कि जो वैलेंस शेल है ना, अगर वो आखिरी आपके शेल में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो आप इनको डोनेट कर दें, निकाल दें, किसी दूसरे को दे दें। और आपका जो इसका जो आखिरी शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स आपने वो निकाल दिए, तो आखिरी शेल में अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो वो आखिरी शेल ही खत्म हो जाएगा। तो उसके जो अंदर वाला शेल होगा वो आपका कंप्लीटली फिल्ड होगा, क्योंकि जो आपके सिलेबस में हिस्सा है पहले 2 ग्रुप और आखिरी 6 ग्रुप, यानी कि एस ब्लॉक और जो पी ब्लॉक है, इनके लिए मैं बता रहा हूँ कि इनके इनर शेल कंप्लीटली फिल्ड होते हैं। ट्रांजिशन मेटल्स की बात मैं यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ, मैंने डी ब्लॉक को निकाल दिया है, एफ ब्लॉक को निकाल दिया है, मैं बस बात कर रहा हूँ आपके सिलेबस की। यानी कि एस ब्लॉक और पी ब्लॉक, इनमें इनर शेल कंप्लीटली फिल्ड होते हैं। मतलब अगर आपने आखिरी शेल में से 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन्स अगर हैं बच्चों, अगर जो मैं टर्म्स बोल रहा हूँ, जो मैं बातें बता रहा हूँ, अगर इनमें से किसी 1, 2 की आपको समझ नहीं आ रही है ना, इसका मतलब ये है कि आपके कॉन्सेप्ट वीक हैं। तो आप मेरा प्लीज़ जो पिछली 2 मैंने पूरे चैप्टर्स करवाए हैं ना केमिस्ट्री के, आप प्लीज़ वो देख लें, तो आपको मेरी जितनी भी बातें ना वो 100% समझ आएंगी। और अगर आ रही हैं तो बहुत अच्छी बात है बच्चों, आपका कॉन्सेप्ट बहुत ठीक है। अब बच्चों होगा ये कि जो 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं ना, या 2 हैं या 1 है, ये डोनेट कर दिए जाएंगे, ये निकाल दिए जाएंगे, और हमारे पास जो अंदर वाला शेल है वो बन जाएगा वैलेंस शेल, जो कि कंप्लीटली फिल्ड होगा। और उसमें या तो 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे या तो 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। बात पूरी हो गई हमारी। नेक्स्ट एक और तरीका ये होता है कि अगर हमारे पास 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल के अंदर, और हमने उनको करना कितना है, हमने उनको 8 बनाना है। तो 8 बनाने के लिए आप क्या करेंगे, किसी दूसरे एटम से एक्सेप्ट भी कर सकते हैं, है ना। किसी से 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिए, 3 कर लिए, 1 कर लिए, अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग, अपने वैलेंसी के अकॉर्डिंग। अपने वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिहाज से आपने उतने ही रिस्पेक्टिवली जो वो है ना इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट कर लेने हैं। जैसे 5 वाले को 3 करने पड़ेंगे, 6 वाले को 2, 7 वाले को 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो 2 तरीके हो गए, या तो इलेक्ट्रॉन्स निकाल दें, कम है तो 1, 2, 3 है तो निकाल दें, 5, 6, 7 है वैलेंस शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन तो एक्सेप्ट कर लें। और तीसरा तरीका यह है कि आप इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर लें। ठीक है, आप क्या कर लें, बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दूसरे एटम के साथ। एटम्स जो हैं, यानी कि अब हमारे पास होगा ये कि 3 तरह की चीज़ें। बेसिकली मैं ये इसलिए बता रहा हूँ, या बुक ने इसलिए बताई हुई हैं, ताकि आपको जो केमिकल बॉन्ड्स हैं ना उनकी बेस समझ में आ जाए। कि देखिए, एक तो ये होगा कि इलेक्ट्रॉन्स निकाले जाएँ और एक्सेप्ट किए जाएँ, सही है, डोनेट किए जाएं या जो है वो एक्सेप्ट कर लिए जाएं। इनके बेस पे कोई ना कोई बॉन्ड बनना चाहिए, जिसको हम आयनिक बॉन्ड बोलेंगे। ठीक है बच्चों। और एक फिर कोई ना कोई बॉन्ड शेयरिंग के हिसाब से भी बनना चाहिए, कि अगर एटम शेयर कर रहे हैं तो उस बॉन्ड को क्या बोलेंगे, अगर एक्सेप्ट डोनेट कर रहे हैं तो उस बॉन्ड को तो आयनिक बोलते हैं, अगर शेयर कर रहे हैं तो उसको कोवेलेंट बोलते हैं। तो इसीलिए मैं ये पहले पॉइंट मैंने आपको यानी कि कॉन्सेप्ट बिल्ड करने के लिए बता दिए हैं कि हमारे पास 3 तरीके होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे करने के। फर्स्ट, इलेक्ट्रॉन निकाल दो, 1, 2, 3 है निकाल दो। आखिरी में 5, 6, 7 है, एक्सेप्ट कर लो। अगर तो ये दोनों काम नहीं हो सकते हैं तो अगर किसी के साथ, किसी दूसरे एटम के साथ शेयर करने का मौका मिल रहा है तो शेयर करके 8 पूरे कर लो। तो इसका मतलब है हर एटम की जो टेंडेंसी है 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने की, वो इन 3 तरीकों से पूरी हो सकती है, और वो एटम अनस्टेबल से किधर आ जाएगा, स्टेबल वाली तरफ आ जाएगा। अब बच्चों यहाँ पे एक मैंने जो है वो ये जो है एक अपना ये चीज़ें बताई हुई, यहाँ पे इमेज जो है वो आपके सामने यहाँ पे शो हो रही है ये। अब इसमें बताया जो गया है, मैं जो आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि फर्स्ट एनर्जी लेवल के अंदर, जिसको हम के बोलते हैं, पहले वाले को के बोलते हैं, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, दूसरे वाले में 8 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, तीसरे वाले में 18 आते हैं, और चौथे वाले में 32 यानी कि 32 आते हैं। तो इनको फाइंड करने का जो तरीका है हमारे पास, उसका जो फॉर्मूला है, किसी भी शेल की मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट करने की जो कैपेसिटी है ना, उसको हम 2n² वाले फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। और 2n² वाले फॉर्मूले के अंदर ये जो n है ना, यहाँ पे ये आता है नंबर ऑफ शेल। ठीक है, तो आपने ये याद रख लेना है, हमारे पास जो अपना किसी भी उसका शेल का कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, वो वाली कैपेसिटी निकालने के लिए ये फॉर्मूला यूज़ करना होता है। नेक्स्ट, अब बच्चों हम बात करने लगे हैं फाइनली बेस जब हमारी बिल्ड हो गई है केमिकल बॉन्ड की। तो केमिकल बॉन्ड क्या होते हैं,
पहले उसकी डेफिनेशन देखते हैं। वो कहते हैं अ केमिकल बॉन्ड इज डिफाइंड एज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एटम्स दैट होल्ड्स देम टुगेदर इन अ सब्सटेंस। एक सब्सटेंस के अंदर एटम्स को इकट्ठा करके रखने के लिए जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है ना, उसको बॉन्ड बोलते हैं। एक एटम ये फॉर एग्जांपल पड़ा हुआ है, ये सारा एक एटम पड़ा हुआ है, दूसरा एटम ये पड़ा हुआ है, इन दोनों को जोड़ के रखना है साथ साथ, तो दरमियान में कोई ना कोई फोर्स चाहिए ना, बस उसी फोर्स को बॉन्ड कहते हैं, हम केमिकल बॉन्ड कहते हैं। ओके, इन अदर वर्ड्स ड्यूरिंग बॉन्ड फॉर्मेशन देयर इज सम फोर्स विच होल्ड्स द एटम्स टुगेदर। भाई कोई ना कोई फोर्स होती है जो एटम्स को दोनों एटम्स को, तीन एटम्स को, चार, बहुत से एटम्स भी हो सकते हैं, दो या दो से ज़्यादा होते हैं उनको। वैसे तो जो बॉन्ड बनता है वो दो एटम्स के दरमियान ही बनता है बेसिकली, पर एक आप कह लें कंपाउंड के अंदर, एक मॉलिक्यूल के अंदर बॉन्ड एक से ज़्यादा हो सकते हैं, ठीक है। तो उन बॉन्ड का मतलब क्या है कि दो एटम्स को आपस में क्या रखना है, जोड़ के रखना है। तो ये हमारे पास बेसिकली आ गई डेफिनेशन केमिकल बॉन्ड की, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये। This attaining of 8 electrons configuration in the outermost shell either by sharing, losing or gaining electrons called octet rule। मैंने बताया था कि अगर 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने हैं तो ऑक्टेट रूल बनेगा, 2 इलेक्ट्रॉन पूरे करने हैं तो क्या बनेगा, वो डुप्लेट रूल बनेगा। और 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए 3 तरीके इस्तेमाल हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन निकाले जा सकते हैं, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया जा सकते हैं, इलेक्ट्रॉन शेयर किए जा सकते हैं, इनकी बात हम कर चुके हैं। अब बच्चों आगे आ जाएं हमारे पास डुप्लेट रूल। अपना डुप्लेट रूल का मैंने बता दिया था आपको पहले ही कि अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स की बात करेंगे तो वो डुप्लेट रूल होगा। नेक्स्ट वो कहते हैं, ये मैं भी डायग्राम जो मेरे पर बनाई है इनकी बातें करते हैं, ये बेसिकली डिफरेंस में मैं अभी आपको बताता हूँ। देखें बच्चों, वो कहते हैं when two approaching atoms come closer the attractive as well as repulsive forces becomes operative। ओके बच्चों, ये मैं आपको बताता हूँ, आपने गौर से मेरी बात सुननी है। यहाँ पे ये जो डायग्राम बनाई हुई है मैंने, अब आपने करना क्या है, अब गौर से सुनिएगा बच्चों। अब देखें सबसे पहले नंबर पर इस वाली डायग्राम की मैं बात कर रहा हूँ, इधर आपने ध्यान रखना है। ओके, देखें 3-4 तरह के यहाँ पे फोर्सेस हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये इलेक्ट्रॉन है, इस पर नेगेटिव चार्ज होगा, यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज है, ये भी नेगेटिव चार्ज है, और ये सारे इलेक्ट्रॉन्स पड़े हुए शेल्स के अंदर, तो नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल करता है। तो एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो गई ऐसे रिपेल करने वाली, ठीक है, यानी कि एक दूसरे से दूर दूर जाने की ट्राई करेंगे, क्योंकि नेगेटिव वाला जो है वो नेगेटिव वाले को रिपेल करता है, ये बात तो आपको पता है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास दूसरी फोर्स आती है, पहली तो ये फोर्स होगी, दूसरी होगी ये जो न्यूक्लियस है ना, ये भी एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ठीक है, क्योंकि न्यूक्लियस पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव, दूसरे न्यूक्लियस पे कौन सा चार्ज है, वो भी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव पॉजिटिव को क्या करता है, रिपेल करता है। तो ये 2 हो गए हमारे पास। तीसरी फोर्स जो होगी ना हमारे पास, गौर से सुनो बच्चों, तीसरी जो फोर्स है हमारे पास वो ये होगी कि ऐसे समझते हैं इसको, मैं यहाँ से इस इलेक्ट्रॉन को कहीं और बना देता हूँ, मैं कहता हूँ ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रखा हुआ है, ठीक है बच्चों, ये 1 मिनट, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, बस समझाने के लिए, फिर बाद में हम इनको चेंज कर देंगे। अब 2 और तरह की फोर्सेस भी हैं। फर्स्ट कौन सी है, ये न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा होगा बच्चों, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है इसको ये वाला न्यूक्लियस अपनी तरफ खींचेगा। एक और फोर्स कौन सी होगी यहाँ हमारे पास, कि ये वाला जो न्यूक्लियस है वो इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो बच्चों ये इस तरह की कोई 3-4 फोर्सेस यहाँ पे लग रही हैं। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। मैं इनको एक यानी कि आसान लैंग्वेज में अगर आपको बताऊं तो फोर्सेस का मैं यानी कि इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेंगे और न्यूक्लियस अपने इलेक्ट्रॉन्स और दूसरे के इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा, ये फोर्सेस हैं। तो बॉन्ड कब बनता है, गौर से सुने, जब ये जो रिपल्शन की फोर्सेस हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान फोर्सेस हैं, ये फोर्सेस कम हो और ये जो न्यूक्लियस की दूसरे इलेक्ट्रॉन्स को खींचने की जो फोर्सेस हैं वो ज़्यादा हों, यानी कि अट्रैक्शन ज़्यादा हो, रिपल्शन कम हो, तब बॉन्ड बनता है। और अगर आपकी जो फोर्स ऑफ रिपल्शन है वो ज़्यादा हो जाए, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो, तो बॉन्ड नहीं बनता है। ये आपने बच्चों याद रख लेना है। तो ये इस पूरे पैराग्राफ में यही बताया हुआ है, आप इसको रीड कर लीजिएगा। अगर अब हम आगे बात करें टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड्स की, तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखें, वो ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स की डेफिनेशन बताता है। वो कहता है द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, आखिरी शेल के, वैलेंस शेल के, आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स विच आर इन्वॉल्व इन केमिकल बॉन्डिंग, जो केमिकल बॉन्डिंग में हिस्सा लेते हैं, टेक पार्ट करते हैं, इन्वॉल्व होते हैं, आर टर्म्ड एज द बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, उनको क्या बोलते हैं, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। और उसके बाद ये तो एक डेफिनेशन थी, बस यहाँ से करनी है। उसके बाद हमने देखनी है 4 टाइप्स केमिकल बॉन्ड की कौन कौन सी हैं जो यहाँ डिस्कस की गई हैं। वैसे तो ये कोवेलेंट में ही आ जाएंगी, बाकी टाइप्स भी बेसिकली तो 3-4 टाइप्स ही हैं, यहाँ पे 4 लिखी हुई हैं। एक असल तो जो है ना वो है आयनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड। देन आती है बारी इसकी क्या कहते हैं उसको, मेटेलिक बॉन्ड की। उसके बाद ये जो इधर से है ना ये 2-3 टाइप्स, ये सारी की सारी हैं बेसिकली हमारे पास कौन सी टाइप्स हैं, कोवेलेंट बॉन्ड की टाइप्स हैं।
तो अब बच्चों बारी बारी से हम सबको देखेंगे, पहले आयनिक बॉन्ड की बात करते हैं। अब आपने बच्चों गौर से देखना है, वो कहते हैं द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1 एंड द ग्रुप 2 बीइंग मेटल्स हैव द टेंडेंसी टू लूज देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स फॉर्मिंग पॉजिटिवली चार्ज आयन यानी कि कैटायन, वेयर द नॉन मेटल ऑफ द ग्रुप 15 to 17 हैव द टेंडेंसी टू गेन और एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स, दे आर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स विद हाई इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। बच्चों अब ये जो बात है ये आपको उसमें मैंने जो है पीरियोडिक टेबल वाला जो चैप्टर था उसमें बताया था कि जो ग्रुप का नंबर होता है उतने ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सही है। तो पहले और दूसरे शेल के अंदर रिस्पेक्टिवली, पहला शेल है तो उसमें 1 इलेक्ट्रॉन होगा वैलेंस में, दूसरा शेल है तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। बच्चों ये बात इतनी समझ आती है। तो ये कौन सा ट्रेंड फॉलो करेंगे, ये डोनेट करेंगे, ये इनको निकाल देंगे, ये इन अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट कर देंगे। दूसरी तरफ नॉन मेटल्स का जो ग्रुप नंबर होता है वो होता है वहाँ पे 5। अब ये 15, 16, 17 यहाँ पे मेंशन किया गया है, बट ये एक्चुअल में जब आप छोटी क्लास में है तो आप इसको 5, 6, 7 पढ़ेंगे। क्यों पढ़ेंगे, तो प्लीज़ वो पीरियोडिक जो है ना पीरियोडिक टेबल वाला वो लेक्चर देख लीजिएगा। तो ये जो हमारे पास 3 हैं इनको एक्सेप्ट करना है, 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने के लिए इनको एक्सेप्ट करने वाला जो है ना वो सही लगेगा कॉन्सेप्ट। तो ये एक्सेप्ट करेंगे, जब ये एक्सेप्ट करेंगे और ये डोनेट करेंगे तो ये कौन सा ग्रुप है, ये हमारे पास है जी ग्रुप 1 और 2। और ये कौन से ग्रुप हैं, ये हैं 5, 6 एंड 7। तो इनके दरमियान एक समझ, पहले तो इतना ही समझें कि इन्होंने इलेक्ट्रॉन निकालना है, इन्होंने कहीं ना कहीं से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना है। ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है, ठीक है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। ये वाली जो साइड है ये मेटल्स हैं और मेटल्स हैव टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, और ये नॉन मेटल्स हैं और नॉन मेटल्स के लिए है नॉन मेटल्स हैव टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स। तो अब क्या होगा, मेटल्स और नॉन मेटल्स के दरमियान रिएक्शन हो, एक समझ लें कि बॉन्ड बनेगा, एक केमिकल बॉन्ड बोल रहे हैं उसको, केमिकल बॉन्ड बनेगा। और इस टाइप के बॉन्ड को क्या बोल देंगे हम, आयनिक बॉन्ड, जो मेटल और नॉन मेटल के दरमियान बनता है, जो ग्रुप 1, 2 और ग्रुप 5, 6, 7 वालों के दरमियान बनता है, जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के दरमियान बनता है। ये बेसिकली जो बहुत ज़्यादा जो ये मैं एक कॉन्सेप्ट और बताने लगा हूँ, आगे इसकी मैं डिटेल में बात करूंगा। जो 1.7 से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस रखने वाले एलिमेंट्स के दरमियान बनता है उसको क्या बोलते हैं, आयोनिक बॉन्ड। मैंने 4 डेफिनेशन करवा दी है बच्चों। पहली मैंने क्या करवाई है, ग्रुप 1 और ग्रुप 5, 6, 7 के दरमियान जो बॉन्ड बनता है उसको क्या बोलते हैं हम, आयोनिक बॉन्ड। जो मेटल्स और नॉन मेटल्स के दरमियान बनता है, आयोनिक बॉन्ड। जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के दरमियान, ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव और ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव के दरमियान बनता है, वो भी क्या होता है, उसको भी हम आयोनिक बॉन्ड कहते हैं। और ऐसा बॉन्ड जिनमें जो बनता है उन एटम्स के दरमियान जिनको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 1.7 से ज़्यादा होता है, उसको भी हम क्या बोलते हैं, उसको भी हम आयोनिक बॉन्ड बोलते हैं। बच्चों मैंने जो 4 बातें बताई हैं ये चारों की चारों इंपॉर्टेंट है। आई होप इनका कॉन्सेप्ट अब आपकी समझ में आ गया होगा। बच्चों होता क्या है पहले वो देख लें, उसके बाद जो है हम इनकी डिटेल में बात करेंगे। हाँ ठीक है, यहाँ पे मैं ऊपर वाला रिएक्शन समझाने से पहले नीचे वाला रिएक्शन समझाना चाहता हूँ, गौर से सुने। जो ये हमारे पास Na है ना, ये ग्रुप 1 का एलिमेंट है, ये मेटल है और मेटल हैव टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। तो ये एक इसके ना टोटल होते हैं बच्चों 11 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब पहले शेल में इसके पास होंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स K में, उसके बाद जो हमारे पास L है, L में इसके होंगे 8 इलेक्ट्रॉन्स, और उसके बाद जो M है उसमें होगा 1 इलेक्ट्रॉन। बच्चों ठीक है, इसका मैं स्ट्रक्चर नहीं बना रहा हूँ, वो आपको बनाना आना चाहिए। तो जब M का 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया जाएगा यहाँ से, तो हमारे पास जो L है उसके 8 इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे, जो कि 8 पूरे हैं, ऑक्टेट रूल कंप्लीट हो गया। तो ये एक इलेक्ट्रॉन निकाल देगा। तो Na ने 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, और जब 1 इलेक्ट्रॉन निकलता है तो एक पॉजिटिव चार्ज ऊपर आ जाता है, एक यहाँ पे ऐसे लिखते नहीं है तो जस्ट प्लस लिख दिया, वो ठीक है। तो अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या बन गई है ये, और इसका जो शेल कौन सा, वो दूसरे वाला जिसमें S और P 2 सब शेल हैं, और उनका इलेक्ट्रॉन अगर इकट्ठे करें तो वो बनते हैं 8, ठीक है। और इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नियॉन वाली हो गई है, यानी कि जिसका एटॉमिक नंबर कितना है, 10 है। तो इसने नोबल गैसेस की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हासिल कर ली है। मैं किसकी बात कर रहा हूँ, सोडियम की। कैसे हासिल की है, इलेक्ट्रॉन निकाल कर। अब आते हैं क्लोरीन की तरफ। क्लोरीन के टोटल 17 होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन्स। तो अब वो 17 को कैसे लिखेंगे हम लिखेंगे जो K है उसमें 2 हैं, ठीक है। L में कितने हैं जी, 8 हैं, और जो M है, M में हमारे पास 7 इलेक्ट्रॉन्स है।
बच्चों अब इसके अगर आप ये चाहते हैं कि जो m वाला है वो 7 के साथ निकालते तो वो बड़ा मुश्किल काम है, तो ये एक 7 के साथ एक्सेप्ट करके 8 पूरे कर लेगा। m अपने शेल के अंदर 8 पूरे कर लेगा, तो मतलब इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये एक इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड हुआ, और जब इलेक्ट्रॉन ऐड होता है तो नेगेटिव चार्ज बनता है, एनाइन बनता है, जिसपे पॉजिटिव चार्ज उसको कैटाइन बोलते हैं, जिसपे नेगेटिव चार्ज उसको एनाइन बोलते हैं। तो इसलिए ये एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के बाद Cl नेगेटिव बन गया। अब बच्चों इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हो गई, आप गौर से देखें, ये इसका आखिरी शेल है जिसके अंदर दो सब शेल हैं, कौन सा, s और p, दोनों को जो हमने ऐड किया है जिनमें इलेक्ट्रॉन्स हैं वो दो सब शेल हैं, एक में 2 इलेक्ट्रॉन है, एक में 6, एक s है एक p है, और उनमें टोटल 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए हैं, जो मिला के बेसिकली यहाँ पे ये m शेल की बात हो रही है। ठीक है, अगर शेल की बात करेंगे सब शेल s और p आखिरी वाले, तो उनके अंदर यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 8, और इन सब को अगर इकट्ठा करें तो ये आर्गोन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बनती है, जो कि एक नोबल गैस है, और नोबल गैस की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हासिल करना ही हमारे पास क्या होता है, उसी को हम बोलते हैं कि लो जी एटम हमारा स्टेबल हो गया है। तो हमारे पास दो चीज़ें बन गई, अब एक बन गया Na पॉजिटिव और एक बन गया Cl नेगेटिव। कैसे बना है वो मैंने सारा बता दिया। अब आते हैं हम अपने ऊपर रिएक्शन पर। बच्चों फ्री रेडिकल किसे कहते हैं, एक दफ़ा ये भी देख लीजिएगा। ये जो फ्री रेडिकल है इसका मतलब है ऐसी स्पीशी, ऐसा एटम जिस पे ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो, ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब जैसे ये इस पे 11 थे ना, 11, तो ये ऑड है, 11 2 के टेबल पर डिवाइड नहीं होता है, ऑड है, तो ये फ्री रेडिकल है। इसी तरह से जो 17 है ना, वो भी एक फ्री रेडिकल है। तो ये फर्स्ट चैप्टर का कॉन्सेप्ट है। फ्री रेडिकल वहाँ बताया हुआ था, यहाँ पे उन्होंने जो है बताया नहीं हुआ था, ये उन्होंने एक इलेक्ट्रॉन शो किया हुआ है। बेसिकली जब डॉटर क्रॉस का फॉर्मूला लिखते हैं ना हम, उसमें सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को शो किया जाता है, तो उन्होंने एक इलेक्ट्रॉन शो किया हुआ है, पर ये देखने में लग रहा है जैसे फ्री रेडिकल हो, तो मैंने कहा चलो फ्री रेडिकल भी इसी बहाने से मैं आपको बता देता हूँ। बच्चों अब रिएक्शन की तरफ आते हैं। देखें इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो थी वो अब यहाँ पे वो उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखी हुई है, पर मैंने आपको नीचे करवा दी है वो। तो अब हमारे पास 2 Na और 2 Cl ऐसे मिलके 2 NaCl बना देते हैं। ये इनका रिएक्शन होता है। रिएक्शन आपने यही याद करना है। तो फिर ये आयनिक बॉन्ड की एग्जांपल है। और एक वैसे आपको मैं यहाँ पे 5वीं डेफिनेशन भी बता देता हूँ, ऐसा बॉन्ड जो आयंस के दरमियान बनता है, ऐसा बॉन्ड जो कैटाइन और एनाइन के दरमियान बनता है, उसको आयनिक बॉन्ड कहते हैं। बच्चों आयनिक बॉन्ड की मेरा नहीं ख्याल आपको आज से पहले किसी ने इस तरह से 5 डेफिनेशंस करवाई होंगी। मैंने आपको 5 डेफिनेशंस करवाई हैं आयनिक बॉन्ड की, ठीक है। तो उनमें जो एक अभी अभी मैंने रिसेंटली ऐड करवाई ये डेफिनेशन है कि आयनिक बॉन्ड आयंस के दरमियान बनता है, या आयनिक बॉन्ड ऐसे बोलो कि कैटाइन और एनाइन के दरमियान बनता है। ये जो मैंने 5 डेफिनेशंस बताई हैं इनका मीनिंग सबका सेम है, लेकिन वर्ड डिफरेंट यूज़ हुए हैं, तो मैंने आपको बता दिए हैं। अब बच्चों देखो, वो कहते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद जो सोडियम था Na पॉजिटिव, उसके पीछे 8 इलेक्ट्रॉन्स रह गए हैं सेकंड शेल के अंदर, और वो हो गया कंप्लीटली फिल्ड, या उसके ऑक्टेट्रल कंप्लीट हो गया है, ठीक है। इसी तरह से जो क्लोरीन है उसने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया है और उसके भी 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए हैं आउटर मोस्ट शेल के अंदर, उसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया है। पर दो चीज़ें यहाँ पे अभी भी खराब है। वो क्या है, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, एक कैटाइन है एक एनाइन है, दोनों के दोनों अनस्टेबल हैं, तो वो एक दूसरे के साथ रिएक्ट कर जाएंगे। तो इन दोनों के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होगी, ये रिएक्ट कर जाएंगे एक दूसरे के साथ, और एक NaCl का मॉलिक्यूल वो बन जाएगा, कह लो आपके NaCl का कंपाउंड बन जाएगा। और ये हमारे पास एक समझ लो आयनिक बॉन्ड है, और वो एक आयनिक कंपाउंड बनाता है। आयनिक कंपाउंड के अंदर आयनिक बॉन्ड ही होता है बेसिकली। तो यहाँ पे एक बन गया हमारे पास आयनिक कंपाउंड। तो Na और Cl के दरमियान कौन सा बॉन्ड बना बच्चों, Na और Cl के दरमियान आयनिक बॉन्ड बना। आयनिक बॉन्ड में हुआ क्या है, अब इसकी बात करते हैं, जो बेसिकली डेफिनेशन में बात होती है। अब ये कॉन्सेप्ट इसके पीछे आ गया है, पर जिस तरह से आपको पढ़ाया जाता है वो उस तरह से पढ़ते हैं। तो वो क्या कहते हैं बच्चों, वो कहते हैं Na होता है, उसके आखिरी शेल में यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन पड़ा होता है, ठीक है बच्चों, और क्लोरीन होता है, उसके आखिरी में 7 इलेक्ट्रॉन्स पूरे होते हैं, पूरे नहीं है मतलब 7 होते हैं, एक और आए तो बात बन जाए, तो 8 होने चाहिए। तो वो Na अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देता है किसको, क्लोरीन को, और वो उसके भी 8, अंदर वाले 8, ये अंदर वाले 8 उसके पूरे हो जाते हैं, और क्लोरीन के बाहर वाले में 7 थे उसके भी 8 पूरे हो जाते हैं। तो दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है, दोनों स्टेबल हो जाते हैं, NaCl बन जाता है। और इस तरह से हम इसको डिफाइन करते हैं कि कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हुई है। बच्चों क्या हुई है, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हुई है। क्यों हुई है, क्योंकि सोडियम का एक इलेक्ट्रॉन अब क्लोरीन के पास चला गया है, ये वाला जिसका कलर चेंज है। ये इलेक्ट्रॉन किसका था, सोडियम का था, किसके पास आ गया, क्लोरीन के पास आ गया। तो इसको बोलते हैं कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसका एक और डेफिनेशन आयनिक बॉन्ड की ये है, जो आप सब ने पढ़ी हुई है, वो ये है कि जो कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ विच इज फॉर्म ड्यू टू द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू एन अदर एटम, उसको आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। आपकी बुक में डेफिनेशन लिखी हुई है। तो बच्चों आई होप कि आपको इसका कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। सेम चीज़ मैंने यहाँ भी डायग्राम बनाई हुई है। तो यहाँ सोडियम का जो ये वाला
हमारे पास वो है ना क्या कहते हैं उसको, इलेक्ट्रॉन, ये यहाँ से निकल जाएगा और ये इधर आ जाएगा। अब इनके दरमियान क्या बन जाएगा, एक बॉन्ड बन जाएगा जो कौन सा होगा, आयनिक बॉन्ड होगा, और वो इनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी बेसिकली। ठीक है बच्चों, ये हो गया हमारे पास किसका कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट है हमारे पास आयनिक बॉन्ड का। अब बात करते हैं कोवेलेंट बॉन्ड की। बच्चों गौर से सुने, जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है ना वो ग्रुप 13 से 17 के दरमियान बनता है, या इनको हम ऐसे भी कह सकते हैं, मैंने अभी बताया आपको कि ये ग्रुप 3, 4, 5, 6, 7 इनके दरमियान बन सकता है। ठीक है, तो ये अब तीसरा चैप्टर पीरियोडिक टेबल वाला देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आप जब छोटी क्लासेस में होते हैं तो आप दरमियान वाले जो है ना 10-12 ग्रुप उनको नहीं पढ़ते हैं। 3 से लेके आप बच्चों ये जो 3 से लेके 12 तक जो ग्रुप हैं उनको नहीं पढ़ते हैं, तो आप पहला दूसरा पढ़ते हैं, फिर 13, 14, 15, 16, 17, 18 तक पढ़ते हैं। तो हम उनका नाम रख देते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तक। जो ये 3 वाला है, 13 वाले इसको 3 बोलते हैं, 17 वाले को 7 बोलते हैं। तो 3, 4, 5, 6, 7 ये इन ग्रुप के दरमियान ये बॉन्ड बनता है। और ये सारी की सारी इस ग्रुप में मोस्टली, तीसरे ग्रुप में 1-2 को निकाल के बाकी सारे के सारे क्या होते हैं, नॉन मेटल्स होते हैं। तो ये ग्रुप किसके दरमियान बनता है, नॉन मेटल्स के दरमियान। जो पहले वाला था वो मेटल और नॉन मेटल दोनों, यानी कि जो आयनिक कंपाउंड आयनिक बॉन्ड होता है ना वो मेटल और नॉन मेटल के दरमियान बनता है। कोवेलेंट बॉन्ड जो होता है, जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है वो किसके दरमियान बनता है, 2 नॉन मेटल्स के दरमियान बनता है। तो फिर कहते हैं केमिकल बॉन्ड बनता है, और इनमें होती क्या है, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है। बच्चों ये याद रखना है आपने, दिस टाइप ऑफ बॉन्ड विच फॉर्म ड्यू टू द म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड कोवेलेंट बॉन्ड। जिसमें म्यूचुअल शेयरिंग होती है उसको क्या बोलते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। अब इसमें क्या होना है, गौर से देखें बच्चों, होता ये है, मैं इधर आपको कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ। यहाँ मैंने एक डायग्राम बनाई है, अब गौर से देखें। क्लोरीन की हम बात कर चुके हैं, क्लोरीन के आखिरी शेल में 17 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 2 क्लोरीन एटम जब पास आएंगे, दोनों नॉन मेटल हैं, याद रखिएगा, नॉन मेटल के दरमियान बनता है ये वाला बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड। तो देखें दोनों के दरमियान आप गौर से देखें, इसके भी आखिरी में 7 हैं इलेक्ट्रॉन्स। कितने हैं इसके आखिरी में, 7। और इसके आखिरी में भी कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं बच्चों, इसके आखिरी में भी 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब इनमें से दोनों की जो वो है ना टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की है। मींस ऐसा नहीं है कि कोई भी इनमें से इलेक्ट्रॉन डोनेट करना चाहता है, और डोनेट करना बनता भी नहीं है। टेक्निकली 7 इलेक्ट्रॉन्स है इसके पास, इसको एक एक्सेप्ट करके 8 पूरे कर लेने चाहिए। और अब दोनों पास आ गए हैं, दोनों के पास 7 हैं, एक दूसरे को इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली ट्रांसफर करने में कोई भी इंटरेस्टेड नहीं है। दोनों नॉन मेटल्स हैं, उनके पास टेंडेंसी है कि वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने का रुझान रखते हैं। तो फिर क्या करेंगे ये, तो इनके दरमियान एक समझौता होगा। ये कहेगा यार चलो ऐसा करते हैं, तुझे भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, मुझे भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, एक काम करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन तू दे, एक इलेक्ट्रॉन मैं देता हूं, उसको हम दोनों मिलकर शेयर कर लेते हैं। और जब शेयर करेंगे तो जो पेयर बनेगा 2 का, वो तेरे लिए भी काम करेगा, मेरे लिए भी काम करेगा। तो जब हम देखेंगे क्लोरीन के, देखें 2 इलेक्ट्रॉन, इस लेफ्ट वाले क्लोरीन के 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2, ये कितने हो गए 4, और ये 2 6, और ये 2 कितने हो गए 8। जब हम राइट वाले क्लोरीन के पूरे करेंगे, 2 ये और 2 ये 6 हो गए, और 2 ये वाले 8 पूरे हो गए। तो इस तरह से जो दरमियान में इलेक्ट्रॉन शेयर किए जाते हैं वो दोनों के लिए काम करते हैं, और दोनों साइड से क्या हो जाता है जी, दोनों साइड से कंप्लीट हो जाता है ऑक्टेट। तो 8-8 पूरे हो जाते हैं। तो ये नॉन मेटल्स के दरमियान बॉन्ड बनता है। अभी और भी देखते हैं, इसमें कुछ एग्जाम्पल्स और भी आएंगी, मैंने 1-2 यहाँ पे भी लिखी हुई है, गौर से देखें। ये जो हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन, इस कोवेलेंट बॉन्ड को अच्छे से समझिएगा, क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड के आगे हमने कोई 3-4 टाइप्स और भी पढ़नी है। ओके ये जो कोवेलेंट बॉन्ड है ना बच्चों, देखो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान कोवेलेंट बॉन्ड बनता है H2O के अंदर। ये पानी का मॉलिक्यूल बना हुआ है, ये H2O है। अब इसमें देखें ऑक्सीजन के ना आखिरी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उसे 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। और ऑक्सीजन वैसे भी नॉन मेटल है, तो उसे क्या चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। वो डोनेट करने के चक्कर में नहीं पड़ता, वो एक्सेप्ट करने के चक्कर में पड़ता है। उसकी वैलेंसी -2 है। ओके अब जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, इधर भी 1 इलेक्ट्रॉन है। ये वैसे तो मेटल नहीं है, पर ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है कभी कभी, ये एक्सेप्ट भी कर लेता है, ये शेयर भी कर लेता है। बड़ा डिफरेंट सा इसका वो है, कह लें कि नेचर है। तो अब हमारे पास अब ये जो हाइड्रोजन है ना, ये शेयर करेगा एक, अब ये डोनेट कर देगा तो H पॉजिटिव स्टेबल नहीं होता है बच्चों। तो ये ट्रेंड इसका ज़्यादा होता है कि या एक्सेप्ट कर ले या फिर ये शेयर कर ले। तो ये इधर क्या करेगा, शेयर कर लेगा ऑक्सीजन के साथ। एक इधर, एक ये वाला शेयर हो गया, एक इधर वाला ये शेयर हो गया। तो इसने 2 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लिए। अब गौर से देखें, क्लोरीन के सॉरी ऑक्सीजन इधर 2 ये और 2 ये 4, 2 ये कितने हो गए 6, और 2 ये 8। ऑक्सीजन के 8 पूरे हो गए। इसी तरह से जो हाइड्रोजन है उसके 2 ये हाइड्रोजन इसके डुप्लीट कंप्लीट हो गया, 2 ये इस हाइड्रोजन के इसका भी डुप्लीट कंप्लीट हो गया। तो इस तरह से ये बॉन्डिंग बनती है, इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं और दोनों का काम बन जाता है। दोनों एटम्स के अपने अपने जो डुप्लीट या ऑक्टेट हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं। तो इस तरह से ये कोवेलेंट बॉन्ड काम करता है। अभी और भी देखते हैं इसकी टाइप्स हैं फर्दर। 3 टाइप्स तो बेसिक्स ही हैं,
जिनमें हम कोवेलेंट बॉन्ड को डिस्कस करते हैं वो है सिंगल, डबल और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड रिस्पेक्टिवली हम बात करते हैं सबकी। तो जो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है उसकी बात करते हैं। देखिए सबसे पहले एक ऊपर चीज़ लिखी वो देख लें। द कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन टू एटम्स। द इलेक्ट्रॉन्स दैट पेयर अप टू फॉर्म केमिकल बॉन्ड आर कॉल्ड द बॉन्ड पेयर। तो बॉन्ड पेयर क्या है बच्चों? जो आपस में शेयर होते हैं। ये वाला ये बॉन्ड पेयर है, याद रखिएगा। ये वाला ये बॉन्ड पेयर है जो आपस में क्या हो रहे हैं? शेयर हो रहे हैं। ओके, उसके बाद है डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ द बॉन्ड पेयर्स, हम उनके दरमियान लाइंस लगा रहे होते हैं। मैं अभी बताता हूँ आपको सिंगल, डबल, ट्रिपल वाले के एग्जाम्पल में, उसमें सब में लगाई हुई हैं बच्चों। सबसे पहले सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड की बात करते हैं। तो वो क्या है? वो कहते हैं one electron is contributed by each bonded atom, one bond pair is formed and it forms a single covalent bond। जब दोनों तरफ से एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया जाता है तो एक इलेक्ट्रॉन ये देगा, एक इलेक्ट्रॉन ये देगा, तो एक पेयर शेयर होगा, तो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है। जिस तरह से HCl में होता है, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन देता है, एक क्लोरीन देता है, ठीक है। तो कौन सा बॉन्ड बनता है? तो बॉन्ड बनता है सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। ये आपने याद रखना है। और जैसे ये यहाँ पर भी लिखा हुआ है, ऊपर भी हाइड्रोजन का भी यही एग्जांपल दी है। एक हाइड्रोजन लेफ्ट वाला देता है, एक राइट वाला देता है, तो दोनों के दरमियान कौन सा बॉन्ड बनता है? सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। तो उसको एक सिंगल लाइन से शो करते हैं। ये सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड को रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर डबल होता तो 2 लाइन से शो करते, ट्रिपल होता तो 3 लाइन से शो करते। आगे किए हुए हमने, मैं दिखाता हूँ अभी आपको। तो ये हो गया। तो अब हमारे पास ये H2 बन गया, ठीक है। ये वाला Cl2 बन गया, सिंगल लाइन यहाँ पे शो की हुई है। ये HCl बन गया, ये बॉन्ड की सिंगल लाइन शो की हुई है। ये हमारे पास 4 सिंगल बॉन्ड बने हैं CH4 मीथेन के अंदर। ये मीथेन वही है जो आप घरों में गैस आती है ना, उसमें जो नेचुरल गैस है, नेचुरल गैस का 85% होता है ये मीथेन जो है CH4, ये नेचुरल गैसेस में 85% तक इसकी जो है ना अमाउंट होती है। तो इसमें देख लें, इसका मैंने स्ट्रक्चर आगे ड्रॉ किया हुआ, आपको गौर से देखें कार्बन के ना टोटल होते हैं टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स, रेड वाले कार्बन के हैं 2 तो अंदर वाले शेल में, आगे कहानी खत्म, बाकी को देखते हैं। तो 4 रहे वैलेंस शेल के अंदर, तो 4 के साथ अब इसको 4 एक्सेप्ट करने हैं, डोनेट करने हैं, 4 शेयर करने हैं, किसी भी तरीके से इसको 8 पूरे करने हैं, ठीक है। तो अब 8 पूरे करने के लिए इसको 4 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, या 4 कोई इसके साथ शेयर कर ले, या 4 ये निकाल दे, कुछ भी इस तरह का करे। बेसिकली निकालता तो नहीं है, नॉन मेटल है कार्बन, तो एक्सेप्ट करने वाली टेंडेंसी होगी, शेयर करने वाली टेंडेंसी होगी इसकी। तो अब होना क्या है अब वो देखें। अब यहाँ पे होता ये है कि ये जो हाइड्रोजन है इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये इसके साथ शेयर कर लेता है, इसको भी एक चाहिए वो भी शेयर कर लेता है, इसको भी चाहिए वो भी शेयर कर लेता है, इसको भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए वो भी शेयर कर लेता है। तो 4 हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट हो गया और एक कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। इस तरह से CH4 बन गया और ये सारे के सारे स्टेबल हो गए। तो बच्चों ये हो गया सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। अब डबल की बात करते हैं। वो कहते हैं व्हेन ईच बॉन्डेड एटम कंट्रीब्यूट्स 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 बॉन्ड पेयर्स आर शेयर्ड, और उसको क्या कहेंगे? डबल कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो बनता है। दीज बॉन्ड पेयर्स आर इंडिकेटेड बाय एज डबल लाइन बिटवीन दोज एटम इन द स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल लाइक ऑक्सीजन। और ये आगे उसने इथीन का बताया हुआ है कि इनके अंदर डबल कोवेलेंट बॉन्ड होता है। तो आप देख लें ऑक्सीजन के दरमियान, ऑक्सीजन जो होता है ना डबल बॉन्ड बनता है, ऑक्सीजन के दरमियान जो है वो डबल कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। और देखें 2 इलेक्ट्रॉन्स ये वाले ऑक्सीजन ने इस वाले ने देने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन ये इस वाले ऑक्सीजन ने देने हैं। दोनों ने कितने इलेक्ट्रॉन देने हैं? 2-2। तो फिर कितने शेयर होंगे यहाँ पे? ये ऐसे 2 इलेक्ट्रॉन एक तरफ से आए, 2 इलेक्ट्रॉन दूसरी तरफ से आए, टोटल कितने हो गए? 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, पर पेयर कितने बने? 2 पेयर बने। तो 2 बॉन्ड पेयर शेयर हुए, तो ऐसे 2 लाइंस ड्रॉ कर दी हमने और हमारे पास क्या बन गया? डबल कोवेलेंट बॉन्ड। किसके अंदर? O2 ऑक्सीजन के अंदर। ये वही गैस है जिसे हम अंदर सांस लेते हैं, अंदर लेके जाते हैं जिसको। और ये हमारे पास C2H4 की जो एग्जाम्पल है इथीन की, इसमें भी कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड बनता है, यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा। और जो बाकी हैं ये देखें, ये 4 सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं यहाँ पे। तो आपने ध्यान रखना, स्ट्रक्चर उसने ड्रॉ किया हुआ है, तो मैं उसको फर्दर डिटेल में नहीं जाऊँगा, आपको नजर आ रहा है साफ साफ। नेक्स्ट ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड जब क्या बनेगा? ट्रिपल कब बनेगा? वो जब बनेगा ना जब हर एटम 3-3 यानी कि हर बॉन्डेड एटम 3-3 इलेक्ट्रॉन्स कंट्रीब्यूट करेगा और 3 बॉन्ड पेयर्स शेयर होंगे, या वो 3 बॉन्ड पेयर्स इन्वॉल्व होंगे, तो उसको हम क्या बोल देंगे? ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। और फिर उनको कैसे शो करेंगे? 3 छोटी छोटी लाइनों के साथ, जैसे कि यहाँ पे नाइट्रोजन को किया हुआ है। आप देखें ये जो नाइट्रोजन है ना, इसमें आखिर में 5 जो है ना, इसमें टोटल 7 होते हैं, पर आखिरी शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसके भी 5 हैं, दोनों को 3-3 चाहिए। ये अपना ये 3-3 जो है, एक 3 ये इधर से आएंगे, दूसरे 3 राइट वाले नाइट्रोजन से आएंगे, टोटल 3 बॉन्ड पेयर शेयर होंगे और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बन जाएगा। अगर आप गिनती करेंगे तो 8-8 पूरे हो जाएंगे। देखिए जो 6 है ना दरमियान वाले, ये दोनों नाइट्रोजन के लिए काम करेंगे, तो 6 वो और साइड वाले 2 8 इसके भी पूरे हैं, 2 ये साइड वाले क्रॉस वाले, तो ये भी 8 दोनों नाइट्रोजन के पूरे हो जाते हैं। तो इन दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। तो शो कैसे करेंगे? ये ऐसे, ये क्या है हमारे पास? 3 लाइन लगा के हम इसे शो कर देंगे, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बन जाएगा। और ये जो हमारे पास ये जो शो किया हुआ है ये लोन पेयर है, इसकी बात आगे करेंगे कि लोन पेयर क्या होता है। ये N2 बन गया, N2 में याद रखिएगा ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड होता है। अब यहाँ पे हमने एक बड़ा इंपॉर्टेंट MCQ है, उसके लिए मैंने डायग्राम बनाई हुई है, मैं वो भी आपको बता देता हूँ। देखें
क्लोरीन में सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बना था, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास ऑक्सीजन है उसमें डबल कोवलेंट बॉन्ड बना था, और जो नाइट्रोजन है उसमें ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड बना था। पर गौर से सुनिएगा, एमसीक्यू जो पूछता है, एक्सरसाइज में पूछा हुआ है कि एमसीक्यू जैसे होगा कि ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन्स हिस्सा लेते हैं। तो ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड में टोटल ये देखें 6 इलेक्ट्रॉन्स हिस्सा लेते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन्स हिस्सा लेते हैं? 6, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन इस तरफ से आएंगे, एक एटम देगा 3, दूसरा एटम देगा, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात की जाएगी तो टोटल बताएंगे, डबल वाले में 4 होते हैं, 2 इस तरफ से 2 इस तरफ से, इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहा हूं मैं। अगर बॉन्ड पेयर की बात की जाएगी तो ट्रिपल में 3 बॉन्ड पेयर होते हैं। अगर एक बॉन्डेड एटम कितने इलेक्ट्रॉन देता है तो हर एक ट्रिपल में 3-3 देता है, डबल में 2-2 इलेक्ट्रॉन्स देता है, सिंगल में 1-1 इलेक्ट्रॉन्स देता है। पर जब डबल बॉन्ड में टोटल इलेक्ट्रॉन्स की बात होगी कि टोटल कितने बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स हैं, डबल में तो 4 हैं, ट्रिपल में 6 हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा, इससे एमसीक्यूज बन जाता है। उसके अलावा उसने एक और एग्जांपल यहाँ पे दी हुई है इथाइलिन की, ये हमारे पास वो है, उसमें भी ट्रिपल बॉन्ड होता है, ये स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, आप उसको देख लीजिएगा। अगर यहाँ से सही नजर नहीं आ रहा तो आप बुक से देख लीजिएगा। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास थोड़ी सी डॉट एंड क्रॉस डायग्राम की जो लिव्स स्ट्रक्चर डायग्राम होती है उसकी बात करता है। यहाँ पे आप इसको देख लें, शॉर्ट आ सकता है। वो कहते हैं द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ द वैलेंस शेल ऑफ एटम्स is shown in small dots or cross around the symbol of the element. Each dot or cross represent an इलेक्ट्रॉन, एक क्रॉस एक इलेक्ट्रॉन, 2 क्रॉस हैं 2 इलेक्ट्रॉन है, 5 हैं 5 इलेक्ट्रॉन है। दिस इज द स्टैंडर्ड मेथड ऑफ द लेविस टू डिस्क्राइब द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ द वैलेंस शेल ऑफ एन एटम। बच्चों डॉट एंड क्रॉस वाले फॉर्मूले में जस्ट वैलेंस शेल की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन या वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स शो किए होते हैं। इंटरनल या जो अंदर वाले शेल्स होते हैं उनके इलेक्ट्रॉन्स के बारे में कोई बात नहीं होती है, और इसको हम क्या कहते हैं? लेविस स्ट्रक्चर डायग्राम। आपने याद रखना है, 10th क्लास में जब आप जाएंगे तो आप लेविस का एसिड बेस कॉन्सेप्ट भी पढ़ेंगे, और अभी के लिए आप बस डायग्राम को याद रखें। बच्चों नेक्स्ट आ जाता है डेटिव कोवलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। जब आपने, अभी आगे 2 और भी आएंगे, जब आपने, और 3 पहले गुजर चुकी हैं टाइप्स, जब आपने ये कोवलेंट का वर्ड देख लिया ना तो आपके माइंड में पहली चीज़ आ जानी चाहिए कि शेयरिंग हो रही है, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है। बस उस शेयर करने का मेथड डिफरेंट होगा, तरीका डिफरेंट होगा, उसमें कुछ चेंजेस होंगी, शेयरिंग में चेंजेस होंगी। बाकी सारी जो कॉन्सेप्ट है कोवलेंट का हमेशा ही शेयर करने वाला रहेगा, कभी इसमें ट्रांसफर नहीं होंगे इलेक्ट्रॉन, शेयर ही होंगे। तो अब इसमें किस तरह का डिफरेंस है? पहले वाले में डिफरेंस था ना सिंगल डबल ट्रिपल में, कि एक एक इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, फिर 2-2 दे रहे थे, फिर 3-3 दे रहे थे। पहले सिंगल बॉन्ड बन रहा था, फिर डबल बन रहा था, फिर ट्रिपल बन रहा था। अब इसमें क्या डिफरेंस है? अब उस पर गौर से बात कर, बच्चों गौर से देखिए, उस पर बात करते हैं। वो कहते हैं कि इस टाइप के जो कोवलेंट बॉन्डिंग होती है, इन विच कहते हैं a type of covalent bonding in which the bond pair of electrons is donated by the one bonded atom only। बच्चों पहले वाले में हमने देखा था कि दोनों एटम्स की तरफ से एक एक इलेक्ट्रॉन आ रहा था, या 2-2 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे थे, या 3-3 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे थे, पर दोनों की तरफ से इलेक्ट्रॉन्स आ रहे थे, दोनों एटम्स इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे थे। पर इस वाले कॉन्सेप्ट में, इस वाले कोवलेंट बॉन्ड के अंदर सिर्फ एक एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा, दूसरा वाला उसको एक्सेप्ट करेगा, या उन दोनों के दरमियान वो क्या होगा? शेयर होगा। ऐसे समझ लें आप, शेयर होगा, पर देने वाला एक तरफ से, इलेक्ट्रॉन्स का पूरा पेयर एक तरफ से आएगा। यहां देखें, ये देखें इस डायग्राम के अंदर आप देखें कि जो NH3 है उसने ये इलेक्ट्रॉन का पेयर दिया है या इसके साथ शेयर किया है, ठीक है। तो हमारे पास हाइड्रोजन साहब ने कोई इलेक्ट्रॉन नहीं दिया, वो H पॉजिटिव के पास, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, वो पॉजिटिव तब बना उसने एक निकाल दिया है। तो H पॉजिटिव के पास तो एक भी इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, वो कैसे ही दे सकता है? उसके पास इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों मिलकर शेयर करेंगे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा? इसके पास ये 2 इलेक्ट्रॉन वेले पड़े हुए हैं, इसके किसी इलेक्ट्रॉन जो काम पर लग जाएंगे और इस हाइड्रोजन का भला हो जाएगा। तो ऐसे ये क्या बनता है हमारे पास? डेटिव कोवलेंट बॉन्ड बनता है। द एटम विच डोनेट्स द इलेक्ट्रॉन पेयर इज कॉल्ड डोनर। ये वाला जो इलेक्ट्रॉन पेयर देता है उसको डोनर कहते हैं, जो एक्सेप्ट करता है उसको क्या कहते हैं? एक्सेप्टर कहते हैं। और फिर वो कहते हैं अ स्मॉल एरो, और ये एक स्मॉल एरो लगाया जाता है, ये लगाया हुआ है, ये एरो बता रहा है, ये चीज बता रहा है कि किसने इलेक्ट्रॉन का पेयर दिया है और किसने एक्सेप्ट किया है। बेसिकली शेयर होगा बच्चों, यहाँ एक्सेप्टर और डोनर समझ के ये ना समझना कि ट्रांसफर हो गई है, नहीं। एक्चुअली बात ये है कि इसने इलेक्ट्रॉन्स दोनों के दोनों दिए हैं, इसने तो एक भी नहीं दिया है ना, तो इसको तो फ्री के 2 इलेक्ट्रॉन्स शेयर होने के लिए मिल गए हैं, तो इसलिए हम इसको एक्सेप्टर बोल देते हैं। और इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स अपने दिए हैं, मतलब शेयर करने के लिए दिए हैं, तो इसलिए हम इसको डोनर बोलते हैं। पर ये होने शेयर ही है। कोवलेंट का वर्ड आ गया, मैं पहले डिस्क्राइब कर चुका हूँ, कोवलेंट का मतलब शेयरिंग होनी है। ओके, तो अब हमारे पास आ जाते हैं नेक्स्ट, द नॉन बॉडीड इलेक्ट्रॉन पेयर अवेलेबल ऑन एन एटम लाइक द वन अवेलेबल ऑन अमोनिया। नाइट्रोजन पे होता है ये अमोनिया के ऊपर, ये NH3 अमोनिया को बोलते हैं। इस पर जो रेड जो 2 लिखे हुए हैं ना, इलेक्ट्रॉन शो किए हुए हैं, ये इस पर लोन पेयर है। लोन पेयर वो होता है जो बॉन्ड नहीं बनाता है, ऐसा पेयर इलेक्ट्रॉन्स का जिसने किसी के साथ बॉन्ड ना बनाया हो उसको लोन पेयर बोलते हैं। और इसमें ये 3 बॉन्ड पेयर हैं जो हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के दरमियान बॉन्ड बना के रखे हुए हैं, ये बॉन्ड पेयर हैं। और जो हमारे पास वो 2 रेड कलर के इलेक्ट्रॉन्स पड़े हुए हैं वेले, वो क्या हैं? वो हमारे पास लोन पेयर हैं।
व्हेन प्रोटॉन H पॉजिटिव अप्रोचेस, बच्चों H पॉजिटिव को प्रोटॉन भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? मैंने बताया कि हाइड्रोजन के पास एक ही प्रोटॉन होता है, ठीक है, इसके पास एक ही प्रोटॉन होता है और एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। तो H पॉजिटिव कब बनेगा? जब ये अपना इलेक्ट्रॉन निकाल देगा। जब इसने अपना इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो सिर्फ प्रोटॉन बच गया। तो H पॉजिटिव के पास सिर्फ एक प्रोटॉन होता है और ये वाहिद ऐसा एलिमेंट है जिसके पास कोई न्यूट्रॉन नहीं होता है। तो H पॉजिटिव जब लिखते हैं तो उसको हम जस्ट प्रोटॉन भी बोलते हैं। ये आपने याद रख लेना, आगे आप इसको ये काम आएगी चीज़। फिर वो कहते हैं इस मॉलिक्यूल को अप्रोच करता है वो जिसके पास लोन पेयर होता है, जैसे कि अमोनिया में नाइट्रोजन के पास है, और वो जो लोन पेयर है वो उसको डोनेट कर देता है H पॉजिटिव को और कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बन जाता है और जो नई चीज़ बनती है वो NH4 बनती है। यहाँ पे ये देखें, ये जो चीज़ बनी इसको क्या बोलते हैं? NH4। तो ये हमारे पास आ गया, ये कॉन्सेप्ट आ गया किसका? कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड का। इसी तरह से होता है इसके अंदर भी। ये NH3 तो वही है अमोनिया, इसके पास एक लोन पेयर पड़ा हुआ है, ये है BF3। स्ट्रक्चर ड्रॉ किया हुआ है। बोरोन के आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन, बोरोन के आखिरी शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, फ्लोरीन के आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो बोरोन के साथ 3 फ्लोरीन आके जुड़ गए, तो ये एक सिंगल बॉन्ड, एक ये सिंगल बॉन्ड, एक ये सिंगल बॉन्ड। तो 3 बॉन्ड पेयर हमने यहाँ पे देख लिए हैं, ये नज़र आ रहे हैं हमें। तो ये हमारे पास इसका ये एक बॉन्ड पेयर है, एक ये है, एक ये है, पर इनको मिला के भी आप गौर से देखें बोरोन के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हुए हैं। तो जो BF3 है ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट जो है वो स्पीशी है, इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। तो होगा क्या? ये इसके पास आएगा और इससे कहेगा कि यार ये जो तेरे पास 2 विले इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं इनको हम शेयर ही कर लेते हैं। तो ये अमोनिया मान जाएगा और ये आपस में शेयर कर लेंगे और इनके पास ये जो चीज़ बन गई है हमारे पास, ये इकट्ठी होकर एक चीज़ बन जाएगी और इसमें हमारे ये प्रोडक्ट है बेसिकली इसकी। तो ये बॉन्ड बनने के बाद ये पूरा ये स्पीशी बन गई है और अब हम इसको कह सकते हैं, वैसे आप बड़ी क्लासेस में अडक्ट करके एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, अडक्ट। तो अभी के लिए उसको छोड़ें, आपका एसिड बेस का कॉन्सेप्ट है भी नहीं है, तो आगे चलते हैं, उसका रोला नहीं है। तो आपने करना क्या है कि ये शो कर देना है कि कौन डोनर है और कौन एक्सेप्टर है। ये हो गया कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। बच्चों आगे चलते हैं, नेक्स्ट वाला आता है पोलर और नॉन पोलर। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको अच्छे से समझ लें। जब इसको आप अच्छे से समझ लेंगे ना बच्चों, तो होगा क्या? इससे हमारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला कॉन्सेप्ट बड़े अच्छे से समझ आ जाएगा हमें। क्यों समझ आ जाएगा? क्योंकि उसमें सारी बातें होती हैं, उसमें पोलर ही यूज़ होता है। पोलर कोवलेंट जो होते हैं ना, पोलर कोवलेंट कंपाउंड्स, उनके दरमियान उनके अंदर ही होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इसलिए पोलर को समझना बड़ा ज़रूरी है, वैसे तो नॉन पोलर को समझना भी ज़रूरी है। तो अब हम इधर से समझना शुरू करते हैं कि बात क्या हो रही है। वो कहते हैं इफ़ कोवलेंट बॉन्ड इज फाउंड बिटवीन 2 सिमिलर एटम्स। सिमिलर को होमो भी कहते हैं। आपने होमोटॉमिक और हेटेरोटॉमिक मॉलिक्यूल्स पढ़े हुए हैं, जिनमें एक जैसे होमोटॉमिक मॉलिक्यूल जिसमें डिफरेंट काइंड ऑफ एटम्स हो, हेटेरोटॉमिक मॉलिक्यूल्स या हेटेरोटॉमिक मॉलिक्यूल्स। द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज attracted by both the atoms equally. Such type of bond is called the non-polar covalent bond. These bonds are formed by equal sharing of electron pair between two bonding atoms. This type of bonding is called the pure covalent bond. For example, क्लोरीन और हाइड्रोजन में बनती है। बच्चों जो हमारे पास पोलर नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड होता है वो एक जैसे एटम्स के दरमियान बनता है जिनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बहुत कम होता है, जिसकी वजह से जो बॉन्ड पेयर है हमारा वो इक्वली शेयर होता है, यानी कि वो दरमियान में रहता है और इसकी वजह से कोई भी पार्शियल पॉजिटिव या पार्शियल नेगेटिव कोई भी पार्शियल क्रिएट नहीं होता है। इस तरह की चीज़ को हम कहते हैं नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। इस तरह के बॉन्ड को हम क्या कहते हैं? नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। और ये हमारे पास इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर से बनता है और ये सिर्फ सिंगल बॉन्ड की एग्जांपल्स में आएगा, डबल और ट्रिपल में इसको हम कोट नहीं करते। सिंगल बॉन्ड ही होता है। सिंगल बॉन्ड या तो वो पोलर होगा या तो वो नॉन पोलर होगा। और सिंगल बॉन्ड अगर नॉन पोलर है तो उसको प्योर कोवलेंट बॉन्ड भी बोलते हैं। और अगर इसके एग्जाम्पल से मैं आगे एक्सप्लेनेशन देता हूँ, पहले पोलर के बारे में थोड़ी सी बातें पढ़ ले। वो कहते हैं इफ द कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन द 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम, यानी कि हेटेरो एटम के दरमियान बनता है, देन द बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल नॉट अट्रैक्टेड इक्वली बाय बॉन्डेड एटम। तो दो जो बॉन्डेड एटम है उनके दरमियान वो इलेक्ट्रॉन का पेयर इक्वली शेयर नहीं होगा। किसकी तरफ ज़्यादा चला जाएगा? जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी वो उसको अपनी तरफ खींच लेगा और इसलिए जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा वो अपनी तरफ ज़्यादा खींचेगा, तो उसमें पार्शियल नेगेटिव भी क्रिएट हो जाता है। वो हम आगे देखते हैं। नेक्स्ट वाला जो पैराग्राफ उसको भी एक बार देख लेते हैं। व्हेन देयर इज अ डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिटवीन 2 कोवलेंटली बॉन्डेड एटम्स देयर विल बी अनइक्वल अट्रैक्शन ऑफ द बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन द सच एटम। बिल्कुल ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिव का डिफरेंस ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है? वो अगर हमारे पास कहते हैं उसके अमाउंट 0.4 से ज़्यादा है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस अगर 0.4 से ज़्यादा है तो वो कौन सा बॉन्ड बनता है? पोलर कोवलेंट बॉन्ड। उसके बाद कहते हैं इट विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ द पोलर कोवलेंट बॉन्ड। द डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन एंड क्लोरीन 1 है। उसमें क्या है? 1 है, तो उसमें तो भाई पोलर ही बनेगा ना। वो 0.4 हो तो पोलर बन जाता है, ये तो फिर 1 है। एज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द क्लोरीन इज मोर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है क्लोरीन की वो ज़्यादा होती है। इट अट्रैक्ट्स द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ विद ग्रेटर फोर्स। तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता क्या? मैंने तीसरे चैप्टर में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कॉन्सेप्ट कराया था ना, मैंने बोला था इसको अच्छे से याद कर लें, ये आगे यूज़ होना है कोवलेंट बॉन्ड में, पोलर में, नॉन पोलर के अंदर। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेसिकली मैं बताता हूं क्या होती है। ये जो ये इलेक्ट्रॉन का पेयर है ना, ये जो शेयर हो रहा है इस डायग्राम के अंदर, ये जो इलेक्ट्रॉन का पेयर शेयर हो रहा है,
इसको हाइड्रोजन अपनी तरफ खींचेगा, क्लोरीन अपनी तरफ खींचेगी, और ये अपनी तरफ बॉन्ड पेयर को जो खींचने की एबिलिटी है ना, इसी को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। तो जिसकी ये एबिलिटी ज़्यादा होगी वो ज़्यादा खींच पाएगा इस जो है बॉन्ड पेयर को। फिर वो कहते हैं अ पार्शियल नेगेटिव चार्ज इज देयरफॉर क्रिएटेड ऑन द क्लोरीन। अब भाई जो इलेक्ट्रॉन का पेयर है उस पर चार्ज कौन सा होता है? नेगेटिव होता है। जिसकी तरफ वो ज़्यादा चला गया, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, जिसने वो अपनी तरफ ज़्यादा खींच लिया, तो उसकी तरफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा चले गए, तो उस पर इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, तो उस पर पार्शियल नेगेटिव क्रिएट हो गया। और जिससे वो इलेक्ट्रॉन दूर चले गए उस पर पार्शियल पॉजिटिव क्रिएट हो गया। ये आपने याद कर लेना है कि पोलर कोवलेंट बॉन्ड के अंदर पार्शियल पॉजिटिव और नेगेटिव क्रिएट होते हैं। और फिर वो कहते हैं चार्ज ऑन हाइड्रोजन ड्यू टू द इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस। ओके, इट क्रिएट्स पोलैरिटी इन द बॉन्ड एंड कॉल्ड द पोलर कोवलेंट बॉन्ड। जिसमें पोलैरिटी क्रिएट होती है वो पोलर होता है, जिसमें पोलैरिटी क्रिएट नहीं होती है वो नॉन पोलर होता है। पोलैरिटी क्रिएट होती क्यों है? पोलैरिटी क्रिएट होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कितना हो? 0.4 से ज़्यादा हो। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस से पोलैरिटी क्रिएट होने की वजह यह है कि वो जो बॉन्ड पेयर होता है उसको उसकी एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है वो अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट कर पाता है, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्ट होने की वजह से उस एटम के पास चले जाते हैं जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। और जिसके पास इलेक्ट्रॉन चले जाएं वो पार्शली जो है नेगेटिवली चार्ज उसके ऊपर शो हो जाता है, वो पार्शियल नेगेटिव होता है। और हमें इसमें याद रखना है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये कंप्लीटली ट्रांसफ़र नहीं हुए हैं, तो ये पार्शियल चार्ज है, कंप्लीट चार्ज नहीं है। मतलब +1 -1 नहीं है, बस हल्का सा पार्शियली पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज है। तो कंप्लीट तब होता है जब ये कंप्लीट ट्रांसफर होती। तो हम तो कोवलेंट बॉन्ड पढ़ रहे हैं, कोवलेंट बॉन्ड में तो कहीं ट्रांसफर का जिक्र ही नहीं होता है। तो ये ध्यान रखना है आपने, ये ऐसा नहीं है कि कंप्लीट ट्रांसफर हो, बस ये इतना याद रखना है कि इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज़्यादा था, इस वजह से उस पर पार्शियल नेगेटिव और जो पॉजिटिव है वो क्रिएट हो गए हैं। तो उसके बाद वो कहते हैं ये एग्जांपल थी हाइड्रोजन क्लोरीन की, इनमें डिफरेंस 1 का था, तो ये जो है वो क्या बना? पोलर कोवलेंट बॉन्ड। वो कहते हैं जो डेल्टा का साइन है इंडिकेट करता है पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज को, दैट इज द डेवलप्ड ड्यू टू द अनइक्वल शेयरिंग ऑफ द शेयर्ड पेयर ऑफ बॉन्डेड शेयर्ड पेयर या बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। द कंपाउंड्स रिजल्टिंग द फॉर्म द पोलर कोवलेंट बॉन्ड आर कॉल्ड द पोलर कंपाउंड्स। वो वाले कंपाउंड जिनमें पोलर बॉन्ड होगा वो पोलर कंपाउंड होंगे, ऐसे कंपाउंड जिनमें आयनिक बॉन्ड होगा वो आयनिक कंपाउंड होंगे, ऐसे जिसमें कोवलेंट होगा तो कोवलेंट। वैसे मॉलिक्यूलर जो है ना कंपाउंड में डिफरेंस है उसको मैं बाद बताता हूँ, पर यहाँ पे तुम समझोगे जिसमें कोवलेंट होगा तो वो कोवलेंट कंपाउंड कहलाएंगे। फिर कहते हैं फॉर एग्जांपल वाटर हाइड्रोजन फ्लोराइड और हाइड्रोजन क्लोराइड के दरमियान उसने ये शो किया हुआ। तीनों एग्जांपल आपने देख लेनी, इनमें सब में तीनों के अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज का डिफरेंस 0.4 से ज़्यादा है। और जब 0.4 से डिफरेंस ज़्यादा हो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का तो हमारे पास कौन सा बॉन्ड बनता है? पोलर कोवलेंट बॉन्ड बनता है। और इन तीनों में पोलर कोवलेंट बॉन्ड बना हुआ है। हमें देखने से पता चल रहा है कि पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव क्रिएट हो चुके हैं। जब पार्शियल पॉजिटिव और नेगेटिव क्रिएट हो चुके हैं तो कौन सा बॉन्ड बनेगा? ऑब्वियसली पोलर कोवलेंट बॉन्ड। जब ये पोलैरिटी क्रिएट हो गई तो पोलर, अगर पोलैरिटी क्रिएट नहीं हुई है तो नॉन पोलर। पोलैरिटी क्रिएट कब होगी? जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज़्यादा होगा। कब क्रिएट नहीं होगी? जब डिफरेंस कम होगा। इतनी सी बात। डिफरेंस की वैल्यू क्या बताइए? 0.4। वो कहते हैं पैराग्राफ में लिखा हुआ है बाय यूजिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू इट इज पॉसिबल टू प्रिडिक्ट वेदर अ केमिकल बॉन्ड विल बी आयनिक और कोवलेंट इन नेचर। अ बॉन्ड फाउंड बिटवीन द एलिमेंट्स ऑफ हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव यानी कि हैलोजन ग्रुप और जो है लो इलेक्ट्रोनेगेटिव यानी कि अल्कली मेटल या इनको इलेक्ट्रोपॉजिटिव बोल सकते हैं आप, यानी कि जो मेटल्स हैं वो इन आर आयनिक इन नेचर, यानी कि मेटल्स और नॉन मेटल्स इलेक्ट्रोपॉजिटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव या ग्रुप 1 2 और ग्रुप 5 6 7 या जो है कैटाइन और एनाइन इनके दरमियान जो बॉन्ड बनते हैं उनको क्या कहते हैं हम? आयनिक होता है वो। तो इसमें क्या होता है? देयर इज अ कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन देम। द बॉन्ड बिटवीन द एलिमेंट्स आर ऑफ कंपेरेबल नेगेटिविटीज विल बी कोवलेंट इन नेचर एज। ये आगे ये जो लाइन है इसको देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ये इसकी मैं एक्सप्लेनेशन देता हूँ ये क्या कह रहे हैं। वो कहते हैं, यानी कि इसकी मैं एक्सप्लेनेशन इसलिए देता हूँ कि कोवलेंट में उसने आयनिक को क्यों यहाँ पे डिफाइन किया है, क्यों बताया है। बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन इन मीथेन और नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन इन अमोनिया, ये कौन से हैं? कोवलेंट है नेचर में। तो वो तो ठीक है, ये तो कोई मतलब खास बात नहीं, हमें पता है, हम पीछे करके आ चुके हैं। मीथेन CH4 था, नाइट्रोजन में ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड था, और नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में ये जो बॉन्ड हैं वो NH3 अमोनिया के अंदर बात कर ली थी हमने। ओके, वो कहते हैं द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज बिटवीन टू एलिमेंट्स इज मोर देन 1.7 द बॉन्ड बिटवीन देम विल बी जो है predominantly ionic bond, and if it is less than 1.7 the bond between two atoms will be predominantly covalent। अब मैं इसका थोड़ा कॉन्सेप्ट बताता हूँ, गौर से सुनिएगा बच्चों। देखें, आपने डिफरेंस याद रखना है। इसका मैं सारा जो 3 पैराग्राफ में उसने बातें की है ना, आखिरी 3 वो उनकी भी बातें बता रहा हूँ। देखिए, कोवलेंट बॉन्ड में शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है, तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। ओके, उसके बाद मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ पोलर कोवलेंट बॉन्ड, और उसके बाद मैं लिख रहा हूँ आयनिक बॉन्ड। अब इसने जो नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड है ना, इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होना है 1.4 से कम। ठीक है, ये जो 1.4 है
इससे लेस होनी है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, उसको इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस को ED से शो करते होते हैं, ठीक है, ये इससे कम होनी है। पर जब हम बात करेंगे PCB यानी कि पोलर कोवलेंट बॉन्ड की, तो पोलर कब होता है, जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 1.4 से ग्रेटर हो। मुझे इतनी बात समझ आ गई है, ये इतना पॉइंट समझ आया। अब आते हैं तीसरे वाले पे, आयनिक बॉन्ड कब बनेगा, जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस है वो 1.7 से ग्रेटर हो जाए ना, तो हमारे पास आयनिक बॉन्ड बनता है। और अगर इससे लेस रहे, कम रहे, तो हमारे पास पोलर कोवलेंट बॉन्ड बनता है। ये डिफरेंस इस तरह से है, इसको ऐसे समझें। तो इसका अगर तो कोई डिफरेंस नहीं है, जैसे क्लोरीन के साथ जब बॉन्ड बनता है कोई डिफरेंस नहीं होता है, क्लोरीन के साथ, हाइड्रोजन के साथ कोई डिफरेंस नहीं है उसके अंदर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के अंदर, क्योंकि अगर हाइड्रोजन की इधर 2.2 है तो इधर भी 2.2 है, अगर क्लोरीन की इधर 3.16 है तो इधर भी 3.16 है, तो इसलिए कोई डिफरेंस नहीं है। कौन सा, नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। पर अगर किसी ऐसे के दरमियान बनता है जिनमें डिफरेंस 0.4 से कम है तो भी चलेगा, वो भी नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड है। पर जैसे 0.4 से बड़ी अमाउंट आना शुरू हो जाएगी ना डिफरेंस की, तो वो चला जाएगा क्या, पोलर कोवलेंट बॉन्ड की तरफ। तो जो पोलर कोवलेंट बॉन्ड चले तो 0.5 हो, 6 हो, 1 का डिफरेंस आए तब भी पोलर कोवलेंट बॉन्ड, 1.1 का है तब भी, 1.2, 3, 4, 5, 6, 7 तक, 1.7 तक का डिफरेंस आ जाए तो पोलर कोवलेंट बॉन्ड है। पर जैसे डिफरेंस 1.8, 9, 2 इस तरह के डिफरेंस आएंगे तो क्या बन जाएगा, हमारे पास आयनिक बॉन्ड बन जाएगा। और आपने चेक करना है, आप देखिएगा Na और Cl के दरमियान बॉन्ड बना था ना, NaCl ऐसे था ना, आपने खुद चेक करनी है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो सोडियम है और जो क्लोरीन है उनकी कितनी कितनी है, तो आपको समझ आएगा कि यार ये 1.7 से ज़्यादा है, डिफरेंस उनका 1.7 से ज़्यादा है, इसलिए वो आयनिक बॉन्ड की कैटेगरी में आया है। तो इस तरह से भी आप इसको एक दफ़ा समझ सकते हैं, मैंने समझा दिया, बच्चों गौर से देखें। जैसे यहाँ पे इन दोनों का आप देखें कि 2.1 है और 3.5 है, तो मैंने 3.5 में से 2.1 को माइनस किया, तो जब इनका डिफरेंस आया वो आया 4 इधर से और 1.4 आया, तो 1.4 डिफरेंस है, तो मतलब ये है पोलर कोवलेंट बॉन्ड। इधर वाला ये क्या है, पोलर कोवलेंट बॉन्ड है। इतनी बात समझ आ गई बच्चों। अब अगर हम इधर बात करें, ये क्लोरीन है, ये भी क्लोरीन है, दोनों में डिफरेंस कितना है, 3.16 माइनस करेंगे, ये भी माइनस हो रहा था, 3.16 से डिफरेंस 0 आया। जब डिफरेंस 0 हो, ये 0.1 हो, 0.2 हो, 0.3 हो, 0.4 हो, तो हम उसको कहते हैं वो है नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। तो क्लोरीन के दरमियान नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड है। बच्चों आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा और मैंने इसकी जो है वो बात बता दी। अब अगले कॉन्सेप्ट पे मूव करते हैं, वो इनके डिफरेंस के बारे में है कि पोलर कोवलेंट बॉन्ड और नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड में क्या डिफरेंस है। तो जो इनको जल्दी से देख लेते हैं। पोलर बॉन्ड्स आर लेस स्टेबल, पोलर जो होते हैं वो कम स्टेबल होते हैं, जबकि नॉन पोलर ज़्यादा स्टेबल होते हैं। उसके बाद इनमें अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर होती है, इनमें इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर होती है, ठीक है। ये पॉजिटिव और नेगेटिव जो है पोल्स रखते हैं, इन पे पार्शियल पॉजिटिव और नेगेटिव होता है, इन पे ना तो पार्शियल पॉजिटिव होता है ना तो पार्शियल नेगेटिव होता है। इनके अंदर स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, अभी हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग की डिटेल में बात भी करेंगे। और इनमें वीक वंडरवाल फोर्सेज होती हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये भी इंटरमोलिकुलर फोर्स की टाइप है। उसके बाद इनमें जो है चार्ज सेपरेशन होती है, इनमें कोई चार्ज की सेपरेशन नहीं होती है। इट हैज़ डाइपोल, यानी कि इसमें 2 पोल होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, इसमें कोई पोल नहीं होता है। उसके बाद कहते हैं इट कंटेन्स द हाईली इलेक्ट्रो, ये जो एटम है इसमें एक ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, एक ज़्यादा कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। इसी वजह से वो क्या होता है, वो जो डिफरेंस होता है वो ज़्यादा हो जाता है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव तो नहीं बोलना चाहिए, एक बोलना चाहिए हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव, दूसरा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। अगर एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव है और एक इलेक्ट्रोनेगेटिव है और डिफरेंस 1.7 से बढ़ गया तो वो आयनिक वाली कैटेगरी में चला जाएगा। इट कंटेन्स जो है इधर सिमिलर और एटम विद लेस इलेक्ट्रॉन। ओके, ये बात ये कर रहा है कि इसमें एक जैसे एटम होते हैं या ऐसे एटम होते हैं जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस है वो कम होता है, ठीक है। और जब पोलर की बात करेंगे तो डिफरेंस जो है 0.4 से ज़्यादा और 1.7 से कम इधर रहेगा। और जब हम बात करेंगे इसकी नॉन पोलर की तो वो 0 से लेकर 0.4 तक डिफरेंस हो सकता है। उसके बाद कहते हैं जो साइज ऑफ बॉन्डिंग एटम्स है वो डिफरेंट होता है पोलर के अंदर, और नॉन पोलर के अंदर ऑलमोस्ट इक्वल ही रहता है। जो वो एटम का जो है ना, अलग अलग एटम थे और जब शेड हुए थे तब वैसे थोड़ा सा डिफरेंस ज़रूर होता है पर कम होता है, दोनों का कंपैरेटिवली बात कर रहा है वो।
उसके बाद वो कहते हैं जो पोलर मॉलिक्यूल होते हैं उनके जो बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट होते हैं वो जो है हाई होते हैं और उनकी वजह हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, हम आगे डिस्कस करेंगे। नॉन पोलर को जो मॉलिक्यूल हैं हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, इनके बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट कम होते हैं। इनकी जो सरफेस टेंशन है वो हाई होती है, इनकी सरफेस टेंशन लो होती है। उसके बाद वो कहते हैं ऑलवेज हैव द लो वेपर प्रेशर, इनमें जब वो बॉइलिंग पॉइंट इनके ज़्यादा हैं, जब वेपर्स कम बनेंगे तो ऑब्वियसली प्रेशर भी कम होगा। इधर भी जो वेपर प्रेशर है वो हाई होगा क्योंकि वो ऑपरेट जल्दी हो जाएंगे। इनमें इलेक्ट्रोनेगेटिव का डिफरेंस ग्रेटर होता है 0.4 से, इनमें लेसर होता है 0.4 से। उसके बाद कहते हैं एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ द आयनिक कंपाउंड एंड द पोलर कोवलेंट बॉन्ड, ये आयनिक अगर 1.7 से बढ़ की बात 1.7 से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा हो गई तो आयनिक वाली साइड पे चला जाएगा, वरना पोलर कोवलेंट बॉन्ड होगा। और ये एग्जिस्ट करते हैं फॉर्म नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड्स। अच्छा, उसके बाद कहते हैं वाटर की एग्जांपल है अमोनिया की, हाइड्रोजन फ्लोराइड की, इनकी एग्जांपल्स हैं, आपने ये देख लेनी है। इधर से हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है और नोबल गैसेज हैं, ये सारी क्या हैं, इनके दरमियान नॉन पोलर होता है। लेफ्ट वाली जो है ये सारे पोलर के थे और ये वाले नॉन पोलर के थे। आई होप कि आपको डिफरेंस समझ आ गए होंगे। अब हम बात करते हैं मेटेलिक बॉन्ड की, जो कि इनसे टोटली डिफरेंट है। ना इलेक्ट्रॉन ने ट्रांसफर होना है, ना इलेक्ट्रॉन ने शेयर होना है, मतलब शेयर तो नहीं होना है पर देखते हैं कि क्या होना है वो देखते हैं। द मेटेलिक बॉन्ड इज डिफाइंड एज द बॉन्ड फाउंड बिटवीन मेटल्स एटम, मेटल एटम्स के दरमियान बनेगा ये मेटेलिक बॉन्ड, नाम से शो हो रहा है कि मेटल्स के दरमियान बनने वाला कोई बॉन्ड है। उसके बाद कहते हैं पॉजिटिवली चार्ज आयन, मेटल्स को बाद में उसने क्या कहा है, मेटल एटम्स को पॉजिटिवली चार्ज आयन क्यों कहा है मैं बताता हूँ। ड्यू टू मोबाइल और फ्री इलेक्ट्रॉन्स बनता, इसकी वजह क्या है, इस बॉन्ड बनने की वजह है मोबाइल या फ्री इलेक्ट्रॉन्स। द डिफरेंट प्रॉपर्टीज शोन बाय मेटल्स सच एज द हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, जो है डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती हैं, गुड कंडक्टर होते हैं, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, हैवी होते हैं, हार्ड होते हैं नेचर में, और डिफरेंट टाइप के केमिकल बॉन्ड एग्जिस्ट करते हैं मेटल एटम्स के दरमियान। ये बात तो मैंने सारी हाईलाइट की हुई है। नेक्स्ट देखते हैं, वो कहते हैं इन केस ऑफ मेटल्स द होल्ड ऑफ न्यूक्लियस ओवर द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स इज वीक बिकॉज ऑफ द लार्ज साइज एटम एंड ग्रेटर नंबर ऑफ द शेल इन बिटवीन न्यूक्लियस एंड द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। फर्दर मोर बिकॉज ऑफ द लो आयनाइजेशन पोटेंशियल मेटल हैव द टेंडेंसी टू लूज देयर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इजिली, रिजल्टेंटली देयर दीज लूज और फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑफ मेटल्स एटम मूव फ्रीली। वो फिर कहते हैं इन द स्पेसेस बिटवीन द एटम मेटल्स। फिर वो कहते हैं नन ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन्स इज अटैच टू एनी पर्टिकुलर एटम, फ्रीली मूव कर रहे हैं, इधर दे बिलोंग टू अ कॉमन पूल। और फिर वो कहते हैं बिलोंग टू ऑल द एटम्स ऑफ दैट मेटल। न्यूक्लियाई ऑफ मेटल एटम अपेयर सबमर्ज इन सी ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन मोबाइल, जो है फ्री मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स। दीज मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द होल्डिंग द एटम्स ऑफ द मेटल टुगेदर फॉर्मिंग द मेटेलिक बॉन्ड। बच्चों अब गौर से सुने वो क्या कहते हैं। देखो जो मेटल्स होते हैं ना उनका साइज बहुत बड़ा होता है, उनका जो न्यूक्लियस होता है ना उसके वैलेंस शेल के ऊपर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत वीक होती है, इसलिए ये टेंडेंसी रखते हैं इलेक्ट्रॉन निकालने की। इनकी जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो काफ़ी कम होती है। ये सारी बातें हम तीसरे चैप्टर में करके आ चुके हैं। तो इन शॉर्ट मेटल्स आसानी से इलेक्ट्रॉन्स निकाल देते हैं। तो ये सारे मेटल्स के एटम पड़े हुए हैं कि कोई भी मेटल हो सकती है, ये सोडियम हो सकती है, मैग्नीशियम हो सकती है, एल्यूमिनियम हो सकती है, ये कोई भी मेटल पड़ी हुई है, ये सारे मेटल के एटम है। इन सब ने इलेक्ट्रॉन निकाल दिए हुए, देखें इलेक्ट्रॉन बाहर फिर रहे हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से इनके ऊपर फिरते रहते हैं। ये मोबाइल इलेक्ट्रॉन है, कहीं भी आ जा सकते हैं, कोई किसी के साथ खास नहीं है। ये इस पे इसका नाम नहीं लिखा हुआ है, ना इसका नाम लिखा हुआ है, ना इसका नाम लिखा हुआ है, पता नहीं किसका है, ये कुछ नहीं पता, बस फ्रीली मूव कर रहे हैं। अन्य सजे खब्बे रैंडमली मूव करते रहते हैं ये। और इन मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स की वजह से क्या होता है, इन मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स की वजह से इनके दरमियान जो एटम्स हैं वो जुड़े रहते हैं और ये एक मेटेलिक बॉन्ड बनाते हैं। ये बच्चों मेटल्स के दरमियान क्या होता है, मेटेलिक बॉन्ड होता है। और हमारे पास नेक्स्ट ये एक जो बुक डायग्राम बनाती है वो बताती है ये पॉजिटिव जो है ये न्यूक्लियस है, ये देखें ये क्या है, ये वाले ये पॉजिटिव न्यूक्लियस हैं, जो डॉट हैं वाइट कलर के ये सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये जो न्यूक्लियस हैं वो बेचारे इलेक्ट्रॉन्स ने घेरे हुए हैं, वो तो ऐसे समझ जैसे कि उस एक इलेक्ट्रॉन्स के समुद्र के अंदर डूब गए हैं। फिर वो कहते हैं नेक्स्ट के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होती हैं। अब हमारे पास वो कॉन्सेप्ट खत्म हो गया है केमिकल बॉन्डिंग वाला, अब आ जाता है ये तो केमिकल बॉन्डिंग में ही आता है, लेकिन ये है वीक फोर्सेस। केमिकल बॉन्ड नहीं बनता है इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं। तो अब देखते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होती हैं। वो कहते हैं द फोर्सेस दैट होल्ड एटम इन अ कंपाउंड आर केमिकल बॉन्ड्स। वो कहते हैं जो एटम को एक कंपाउंड में जोड़ के रखती हैं, जैसे HCl था ना, HCl में जो H को और Cl को जिस चीज़ ने जोड़ के रखा हुआ है ना वो केमिकल बॉन्ड है। और वो वैसे कौन सा केमिकल बॉन्ड है, आप प्लीज़ देख के बताएं कि कौन सा बॉन्ड है। मैंने इसको पहले अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। फिर वो कहते हैं इन एडिशन ऑफ दीज स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग फोर्सेज रिलेटिवली वीक फोर्सेज आल्सो एग्जिस्ट इन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स व्हिच आर कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज। बच्चों गौर से सुने, जो केमिकल बॉन्ड है ना वो मॉलिक्यूल्स में एटम्स के दरमियान होती है। एक हाइड्रोजन का एटम, एक क्लोरीन का एटम, उनके दरमियान केमिकल बॉन्ड। ये हाइड्रोजन का एटम था,
ऐसे ही है ना, ये कौन सा एटम था, ये क्लोरीन का एटम था, उनके दरमियान ये कौन सा एटम था, हाइड्रोजन का, ये क्लोरीन का था, उनके दरमियान जो फोर्स है, स्ट्रॉन्ग फोर्स है, वो केमिकल बॉन्ड है। बट जब हम बात करेंगे, यहाँ पे थे हम, कि जब हम बात करेंगे दो मॉलिक्यूल्स की, ये पूरा एक मॉलिक्यूल है, ये दूसरा मॉलिक्यूल है, दो मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बच्चों, जिसको डॉटेड लाइन से शो किया हुआ है, ये इंटरमोलिकुलर फोर्स है। इंटरमोलिकुलर फोर्स के लफ्ज पर गौर करें तो हमें समझ आता है, इंटर कहते हैं दरमियान को, और मॉलिक्यूलर मतलब मॉलिक्यूल्स के दरमियान फोर्सेस को। तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस क्या हुई, ऐसी फोर्सेस जो मॉलिक्यूल्स के दरमियान होंगी। तो HCl एक पूरा मॉलिक्यूल है, ये दूसरा HCl ये क्या है, पूरा एक मॉलिक्यूल है। और मॉलिक्यूल के दरमियान जो ये वीक फोर्सेस हैं जो डॉटेड लाइन से शो हो रही हैं, इनको कहते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। इसी तरह इधर भी है, इसको क्या बोलेंगे, ये है मॉलिक्यूलर फोर्सेस, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। अगर हम एक मॉलिक्यूल के अंदर जाएं, अंदर जाके जो एटम्स हैं वो जिस फोर्स के से जुड़े हुए हैं, एटम्स के दरमियान जो फोर्स है उसको केमिकल बॉन्ड कहते हैं। बच्चों दोबारा गौर सुने, एक मॉलिक्यूल के अंदर एटम्स जिस फोर्स की वजह से जुड़े होते हैं वो स्ट्रॉन्ग फोर्स केमिकल बॉन्ड कहलाती है। और जो एक बड़ा सा बीकर लिया हमने, उसमें HCl डाला हुआ है, उसमें लाखों करोड़ों जो हैं HCl मॉलिक्यूल हैं, वो जो HCl के मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, वो जो मॉलिक्यूल्स जुड़े रहने की वजह है वो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस है। बच्चों आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। और ये जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होती हैं ये बहुत वीक होती हैं, और जो केमिकल बॉन्ड होते हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं। जैसे कि यहाँ कॉन्सेप्ट में बताया हुआ, कॉन्सेप्ट की बात हो गई, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल में बताया हुआ है कि जो ये हमारे पास है ना HCl हाइड्रोजन जो है वो क्लोराइड, इसके अंदर जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है, जो डॉटेड लाइन है, इनको तोड़ने के लिए जो हमें फोर्स चाहिए वो 17 किलो जूल एनर्जी चाहिए। लेकिन जो हमारे पास ये है ना HCl, इस एक HCl के अंदर जो दो एटम जुड़े हुए हैं ना इसके साथ, केमिकल बॉन्ड के साथ, जो कि मैं बता देता हूँ क्या है, ये है पोलर कोवलेंट बॉन्ड। इस पोलर कोवलेंट बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए ना, वो चाहिए 430 किलो जूल एनर्जी एक बॉन्ड को तोड़ने के लिए। अच्छा वैसे जो पर मोल हम इसको बोल सकते हैं क्योंकि एक मोल की बात हो रही है, ठीक है। तो 430 किलो जूल पर मोल के लिए, एक मोल के लिए एनर्जी चाहिए इतनी ज़्यादा। कहाँ 17 है, कहाँ 430 है, कितना डिफरेंस है। तो जो चीज़ वीक होती है उसको तोड़ना आसान होता है। तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस वीक हैं इसलिए उनको तोड़ना आसान है, कम एनर्जी चाहिए उसके लिए, और कम जो है एनर्जी से वो ब्रेक हो जाएंगी। लेकिन जो केमिकल बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्ग है, उसके लिए हमें ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी। आगे इसकी एक टाइप है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। तो डाइपोल की हम ऊपर बात कर चुके हैं। डाइपोल कब क्रिएट होता है, डाइपोल का मतलब है दो पोल होना, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो किस में दो पोल क्रिएट हुए हैं, पार्शियल पॉजिटिव और नेगेटिव, किस में क्रिएट होता है, पोलर कोवलेंट बॉन्ड में। तो अभी जो जितनी भी बातें करेगा ना अगले दो पैराग्राफ में, वो पोलर कोवलेंट बॉन्ड की ही करेगा, देखना आप। कहते हैं ऑल इंटरमोलिकुलर फोर्सेस विच आर कलेक्टिवली, उन सबको वंडर वाल फोर्सेस कहते हैं, इकट्ठा करें तो उनको। फिर वो कहते हैं आर इलेक्ट्रिकल इन नेचर, वो इलेक्ट्रिकल होती है नेचर में। इलेक्ट्रिकल का मतलब ये है पॉजिटिव नेगेटिव का कोई लेना देना होता है। ये चार्जेस के बारे में हम पढ़ चुके हैं। अगर सिमिलर चार्जेस होते हैं तो वो रिपेल करते हैं, जो ऑपोजिट चार्जेस होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं। और किसी भी बॉडी पर सिर्फ दो ही चार्ज हो सकते हैं, तो पॉजिटिवली चार्ज है या वो नेगेटिवली चार्ज है, ये वो चार्ज ही नहीं है, वो न्यूट्रल है। ये बातें हो गई हमारे। आगे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट वो कहते हैं जो हमारे पास यहाँ पे कॉन्सेप्ट है, वो कहते हैं द रिजल्ट फ्रॉम द अट्रैक्शन ऑफ द ऑपोजिट चार्जेस विच में बी टेम्परेरी और परमानेंट, द अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू डिफरेंट टाइप ऑफ एटम मेक्स वन एंड ऑफ मॉलिक्यूल स्लाइटली पॉजिटिव एंड अदर एंड स्लाइटली नेगेटिवली चार्ज। बच्चों आगे ना पोलर का कॉन्सेप्ट के अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है। अनइक्वल शेयरिंग क्यों होती है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज़्यादा होता है। और फिर क्या होता है, जिसकी तरफ बॉन्ड पेयर ज़्यादा चला जाता है वो स्लाइटली नेगेटिव चार्ज हो जाता है, जिससे दूर चला जाता है वो स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, उसमें पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव आ जाते हैं। फिर जो शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो किसकी तरफ चला जाता है, जो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है, ये बात हम कर चुके हैं। और फिर उनके पार्शियल पॉजिटिव नेगेटिव क्रिएट हो जाते हैं। यहाँ HCl में उसने बताया हुआ है कि H कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो उस पर पार्शियल पॉजिटिव, क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो उस पर पार्शियल नेगेटिव क्रिएट हो गया। व्हेन पार्शियल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एग्जिस्ट इन एट डिफरेंट पोजीशन इन अ molecule, the adjacent molecule will arrange themselves in a such a way that the negative end of that molecule come near to the positive end of the other molecule in the okay। ये इनके पास एक इतनी इनके पास जो है ना मोबिलिटी है, इतनी एक है कि मूव कर सकते हैं। ये HCl इस तरह से पड़े हुए थे, इन्होंने खुद को इस तरह से अरेंज कर लिया है कि इसका नेगेटिव और इसका पॉजिटिव एक दूसरे के पास पास आ गए हैं, इसका नेगेटिव इसका पॉजिटिव एक दूसरे के पास पास आ गए हैं। जब नेगेटिव पॉजिटिव पास पास आएंगे तो उनके दरमियान कोई ना कोई फोर्सेस क्रिएट हो जाएंगी ना, तो वो एक जो है अट्रैक्शन क्रिएट हो गई है। और उस अट्रैक्शन की ही बेसिकली हम बात यहाँ पे कर रहे हैं। दो डाइपोल थे, एक ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। अब दो डाइपोल डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के, इसका नेगेटिव इसका पॉजिटिव, तो इसके नेगेटिव और पॉजिटिव के दरमियान जो यहाँ पे ये फोर्स क्रिएट हो गई है, इसी को इंटरमोलिकुलर फोर्स कहते हैं। कौन सी टाइप है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। इंटरेक्शन इसको कहते हैं, ये यहाँ पे लिखा हुआ है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। ये क्या है, ये इसकी टाइप है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग।
इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, लॉन्ग क्वेश्चन आता है अक्सर। इसमें पहले तो सारी बात पोलर कोवलेंट बॉन्ड बनाने की करेगा, उसके बाद कॉन्सेप्ट शुरू होगा। मैं बताता हूँ बेसिकली ये एक खास टाइप है किसकी, जो पीछे हम पढ़ के आए हैं, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन की। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज स्पेशल टाइप ऑफ द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस प्रेजेंट इन द परमानेंट पोलर मॉलिक्यूल्स। बच्चा पोलर मॉलिक्यूल में, अब पोलर मॉलिक्यूल को बताएगा पोलर मॉलिक्यूल बनता कैसे है, वो हम बात कर चुके हैं। दिस बॉन्डिंग कैन बी कंसिडर यूनिक डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन। बच्चों डाइपोल डाइपोल की ही टाइप है, ये याद रखना। जो ऊपर हम पढ़ के आए छोटा सा कॉन्सेप्ट डाइपोल डाइपोल HCl वाला, उसी की एक फर्दर टाइप है। तो इसमें क्या डिफरेंस है वो भी बताएगा। वो कहते हैं दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप बिटवीन द मॉलिक्यूल दैट हैव अ हाइड्रोजन atom bonded to a small highly electronegative atom with lone pair of electrons such as। बच्चों हाइड्रोजन एटम होना जरूरी है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का नाम से पता चलता है कि हाइड्रोजन एटम होना जरूरी है। पर आप कहेंगे सर इसके ऊपर देखें HCl में तो हाइड्रोजन था ना। कॉन्सेप्ट का मसला है यहाँ पे कि भाई हाइड्रोजन की बात है, वो तो इधर भी है और इधर भी है, ऐसे नहीं है। तो हाइड्रोजन तो कोई यूनिक नहीं है। तो क्या चीज़ यूनिक है वो गौर से सुने। अगर ये हाइड्रोजन जो है वो बॉन्ड बना रहा हो, यानी कि बॉन्ड नहीं कहें, अगर ये हाइड्रोजन इंटरमोलिकुलर फोर्सेस इसकी और अट्रैक्शन हो किन तीन की, ऑक्सीजन की, नाइट्रोजन की और जो है हमारे पास फ्लोरीन की, इन तीन की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो किसके साथ, H के साथ, तो हम बोलेंगे H पे हमेशा पार्शियल पॉजिटिव, इस पर हमेशा पार्शियल नेगेटिव। जब इनके दरमियान इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बनेंगी, ये जो स्पेशल टाइप के डाइपोल हैं जिनमें स्पेशलिटी क्या है कि हाइड्रोजन है एक तरफ और दूसरी तरफ क्या है, तीन में से कोई एक है। कौन कौन सा हो सकता है उन तीन में से, वो तीन है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फ्लोरीन। अगर इनमें से किसी के जो है ये बनेगी अट्रैक्शन या इंटरमोलिकुलर फोर्सेस डेवलप होंगी, तो उसको हम बोलेंगे कि ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। और इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्यों नहीं थी, क्योंकि सर क्लोरीन था। अगर इसी की जगह पर ON या F होता तो ये 100% हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाती। आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। अभी आगे रीड करते हैं। The covalent bond between hydrogen atom and the other atom becomes polar in order to create a partial positive charge on hydrogen and atom and partial negative charge on other atom। जाहिर सी बात है फ्लोरीन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, तीनों जो है सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव रखने वाले एलिमेंट हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर। तो जाहिर सी बात है ना, इनकी जब हाइड्रोजन के साथ बनेगी वो क्या कहते हैं उसको बॉन्ड बनेगा, तो वो तो हमारे पास आ जाएगा उस कैटेगरी के अंदर जो पोलर कोवलेंट बॉन्ड बनता है, जिसमें पार्शियल पॉजिटिव नेगेटिव क्रिएट होते हैं और वही उसको चाहिए, पोलर हो जाएंगे, डाइपोल बन गया। डाइपोल की टाइप है ये फर्दर कि उसके दरमियान अट्रैक्शन होगी, वो खुद को अरेंज करेंगे और उनके दरमियान इंटरमोलिकुलर फोर्सेस डेवलप हो जाएंगी। वो कहते हैं द स्मॉल साइज एंड द हाई पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ऑन द हाइड्रोजन एटम इनेबल इट टू अट्रैक्ट द हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव। ये तीन थे, इन तीन में से किसी एक को, एक की बात करेगा, एटम ऑफ द अदर मॉलिक्यूल। वो अब डेफिनेशन कहता क्या है कि पार्शियली पॉजिटिवली, ये पार्शियली मतलब जिसमें H पॉजिटिव है, पार्शियली पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन एटम ऑफ वन मॉलिक्यूल अट्रैक्ट्स एंड फॉर्म अ बॉन्ड विद द पार्शियली नेगेटिव चार्ज एटम ऑफ द अदर मॉलिक्यूल। ये इसका पार्शियल पॉजिटिव वाला दूसरे के पार्शियल नेगेटिव के साथ क्या करता है, उसके साथ एक बॉन्ड बनाता है। द बॉन्डिंग इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। वो इस तरह की बॉन्डिंग बनाता है, उसको क्या कहते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय द डॉटेड लाइन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। और इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, डॉटेड लाइन से। मैं आपको यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान जो बॉन्डिंग होती है पानी के अंदर वो दिखाता हूँ। ये इतना बच्चों, इतना सा जो मॉलिक्यूल है ना, इसको बोलते हैं, ये पानी का मॉलिक्यूल है, H2O है। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफ़ी ज़्यादा होती है, हाइड्रोजन की कम होती है। इस वजह से पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव क्रिएट हो गए, यानी कि इनका डिफरेंस 0.4 से काफ़ी ज़्यादा है। तो पार्शियल पॉजिटिव यानी कि पोलर कोवलेंट बॉन्ड बन गया। तो इसलिए जब पोलर बनता है तो पार्शियल क्रिएट होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो ये चार मॉलिक्यूल थे पानी का, ये अब इन चारों के दरमियान इन्होंने खुद को इस तरह से अरेंज किया कि हमारे पास हुआ ये कि इसका पार्शियल नेगेटिव और इसका पार्शियल पॉजिटिव पास पास आ गए, इसका पार्शियल नेगेटिव इसका पार्शियल पॉजिटिव पास पास आ गए, इसका नेगेटिव इसका पॉजिटिव पास पास आ गए। अब जो डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग क्या कहेगा वो कि एक एटम का पार्शियली पॉजिटिवली हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन के ऊपर कौन सा चार्ज है, पार्शियली पॉजिटिव। तो पार्शियली पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन एटम अट्रैक्ट करेगा किसको, दूसरे मॉलिक्यूल का। इस मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन दूसरे मॉलिक्यूल के नेगेटिवली, पार्शियली नेगेटिवली चार्ज, जो छोटा सा उसका हाईली नेगेटिव जो है ना एटम, जो पार्शियली नेगेटिवली चार्ज है, उसको अट्रैक्ट करेगा। और अट्रैक्ट करेगा तो उसके दरमियान कोई ना कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होंगी। उन्हीं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। इसमें क्या खास है कि इस तरफ H पॉजिटिव होगा हमेशा, इस तरफ या तो होगा अपना या ऑक्सीजन या तो नाइट्रोजन या तो फ्लोरीन, इन तीन में से कोई एक होगा तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। अगर इसकी जगह पे कहीं पे क्लोरीन आ जाता है, ब्रोमीन आ जाता है, इस तरह के एलिमेंट आ जाते हैं तो वो फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है।
आई होप कि आपको समझ आ गई होगी मेरी बात की। वैसे इसको भी हम डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन कह सकते हैं। ये 100% डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है, पर हम उसकी स्पेसिफिक टाइप की बात कर रहे हैं। तो डाइपोल डाइपोल के अंदर जाएंगे हम, उसकी एक टाइप है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो ये उसकी स्पेशल टाइप है, यूनिक डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन या इंटरेक्शन, जो मर्जी बोलो वो है ये। अब हमारे पास ये जो है ना सारा मॉलिक्यूल है उसका पानी का। आपको मैं इसकी फर्दर जो है इस तरह से इसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन रही होती है, मैंने यहाँ पे और भी शो कर दी हुई है। इधर देख लें, इसके सारे मॉलिक्यूल्स यहाँ पे शो हुए हैं, आपको ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग नजर आ रही होगी। अब आगे देखते हैं क्या कहता है। वो कहता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग अफेक्ट्स द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मॉलिक्यूल ड्यू टू द बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ द कंपाउंड द अफेक्टेड ग्रेटली। फॉर एग्जांपल द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द वाटर 100 डिग्री होता है और जो अल्कोहल होता है उसका कितना होता है 78 डिग्री होता है। बच्चों ये बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि जो वाटर होता है ना H2O उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 है, लेकिन जो अल्कोहल होता है अल्कोहल का बेसिकली फंक्शनल ग्रुप OH है, इस तरह से रख लेते हैं हम इसको, बॉन्ड OH, उसका होता है 78 डिग्री। ठीक है, अब हमारे पास ये क्यों हुआ ऐसा। अब एक कॉन्सेप्ट तो ये आता है ना, आप सबके माइंड में आएगा कि देखें भाई बात एक तो ये हो गई हमारे पास कि जो दोनों में बॉन्ड बन रहा है ना वो तो O और H के दरमियान ही बन रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस क्या है जी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस सेम है। यहाँ पे क्या है पार्शियल पॉजिटिव, इधर भी यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव, इधर क्या है पार्शियल नेगेटिव, इधर क्या है पार्शियल नेगेटिव। तो फिर भाई ऐसा क्यों है कि इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या है ज़्यादा है। बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होने का मतलब है कि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा है और इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम है। तो यही इसका आंसर भी है कि भाई बॉइलिंग पॉइंट इसलिए ज़्यादा है कि जो हमारे पास H2 है उसकी जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो ज़्यादा हैवी है, वो ज़्यादा है, बेसिकली उसकी जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग है। और जो दूसरे वाला OH है जो अल्कोहल है उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग वीक है। तो इस वजह से जिसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होती है उनका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है, जिनकी जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग वीक होती है उनका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। अब बच्चों नेक्स्ट हमारे पास ये जो है कॉन्सेप्ट आता है, बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वो ये है कि बर्फ़ पानी पे क्यों तैरती है। तो सारा इंपॉर्टेंट है, मैंने यहाँ पे डायग्राम से समझाया, गौर से समझिएगा। मैं पहले इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। वो कहते हैं द इंपॉर्टेंट फिनोमिना फ्लोटिंग ऑफ द आइस ओवर द वाटर इज बिकॉज ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसकी वजह भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। द डेंसिटी ऑफ द आइस, डेंसिटी उसकी कम होती है और लिक्विड जो वाटर है उसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है। ये चीज़ एक सिंपल सा रूल है कि जिसकी डेंसिटी कम होती है वो ऊपर तैरती है, जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है वो नीचे बैठ जाती है। जैसे पानी के ऊपर तेल है वो तैरता है, जो ऑयल है वो फ्लोट करता है। क्यों? क्योंकि ऑयल की डेंसिटी कम होती है। और अगर आप शेक ना करें, पानी के अंदर सिर्फ शहद डाल दें तो शहद नीचे जाकर बैठ जाएगा। क्यों? क्योंकि शहद की डेंसिटी ज़्यादा है, पानी की डेंसिटी कम है। तो ये एक सिंपल सा रूल है कि जिस चीज़ की डेंसिटी कम होती है वो ऊपर आ जाती है और जिसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है वो नीचे चली जाती है। वो कहते हैं कि नेक्स्ट, इन द लिक्विड स्टेट वाटर मॉलिक्यूल्स मूव रैंडमली। जब लिक्विड है तो रैंडमली मूव कर रहे होते हैं वाटर के मॉलिक्यूल। जब उनको फ्रीज किया जाता है तो मॉलिक्यूल अरेंज करते हैं अरेंज देमसेल्व्स, खुद को इस तरह से करते हैं वो अरेंज एक ऑर्डर फॉर्म में, दैट गिव्स देम ओपन स्ट्रक्चर। उनको एक ओपन स्ट्रक्चर होता है। दिस प्रोसेस एक्सपेंड्स द मॉलिक्यूल, द रिजल्ट द आइस बीइंग लेस डेंस एज कंपेयर टू द वाटर। यार ऐसी सी बात है कि इनमें जब खुद को अरेंज करते हैं तो दरमियान में स्पेसेस आ जाती हैं, तो उसकी वजह से उसकी डेंसिटी कम हो जाती है। फॉर एग्जांपल देखें, ये एक यहाँ पर हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल, उस वाटर का मॉलिक्यूल है, एक ये वाटर का मॉलिक्यूल है। अब आप कहेंगे कि इसका दूसरा वो हाइड्रोजन किधर है, वो इसके ना अंदर दूसरी तरफ लगा हुआ है, जो आप समझ लें कि स्क्रीन की बैक साइड की तरफ निकल रहा है। तो ये 3D इसका स्ट्रक्चर होता है, इसलिए आपको नज़र नहीं आ रहा होगा जब इसको बड़े पैमाने पे देखते हैं। तो एक ये हमारे पास सेम इसी तरह से एक वाटर का मॉलिक्यूल है, एक ये वाला वाटर मॉलिक्यूल है, इसका भी अंदर वाली साइड पे गया हुआ है, इस तरफ नीचे की तरफ है इसका भी वो सेकंड वाला हाइड्रोजन। और सेम एक ये मॉलिक्यूल है कि ये 6 मॉलिक्यूल आपस में जुड़े हुए हैं। अब आप देखें इन्होंने खुद को किस तरह से अरेंज किया हुआ है। ये बर्फ़ का स्ट्रक्चर मैं आगे समझाने जा रहा हूँ, ये भी बर्फ़ का ही है। तो इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग डिवेल्प हो गई, यहाँ पे डिवेल्प हुई, यहाँ पे डिवेल्प हुई, यहाँ पे डिवेल्प हुई, यहाँ पे डिवेल्प हुई। तो इन्होंने खुद को किस तरह से देखें अरेंज कर लिया है। अब आप देखें कि इनके साथ बाकी भी अरेंज होते गए, ये एक ऐसे ये अरेंज हुआ, फिर ये भी अरेंज हुआ ऐसे, फिर ये भी इस तरह से अरेंज, जितने मर्जी अरेंज होते जाएंगे। फिर ये तो आपको समझ आया इसका कॉन्सेप्ट कि ये है बेसिकली 2D में ऐसे और ऐसे। अब इनकी 3D में समझें कि ये देखें ऐसे इनकी विड्थ हो गई है, ऐसे इनकी जो है आप लेंथ समझें, ऊपर की तरफ वो देखें इनकी ऐसे हाइट समझ लें, जो मर्जी समझ लें। ये इनकी 3 चीज़ें हैं। तो अब इसको 3D में देखेंगे तो इनके बेसिकली ये एक लेयर है, फ्रंट की लेयर है, इसके नीचे एक और लेयर होगी, उसके नीचे एक और लेयर होगी, उसके नीचे एक और लेयर होगी, और सब में हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्रिएट होंगी। तो इनके दरमियान स्पेसेस क्रिएट हो जाती हैं। जब स्पेसेस क्रिएट होती हैं
उनमें हवा भर जाती है और उस हवा की वजह से इसकी डेंसिटी कम हो जाती है। और यही वजह है कि जो वो होती है ना बर्फ़, उसकी डेंसिटी कम होती है, वो स्पेस आ जाती है उसके दरमियान, ठीक है। उस हवा की वजह से वो जो है क्या होता है उधर कम हो जाती है अपना, आप हवा ना भी बोलें, आप स्पेस बोल लें, उसमें स्पेस क्रिएट हो जाती है और उसकी वजह से उसकी डेंसिटी कम हो जाती है। और जो इस तरह की आइस बनती है, देखने में वो लगती है कि वो सॉलिड है तो वो ज़्यादा मतलब वजनी होगी, ज़्यादा डेंसिटी वाली चीज़ होगी, वो पानी के अंदर डूब जाएगी, पर वो पानी पर तैरती है। और तैरने की वजह यही है कि उसकी डेंसिटी कम हो गई है। डेंसिटी कम होने की वजह मैंने बता दी है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से उसके दरमियान एक स्पेस क्रिएट हो जाती है, एम्प्टी स्पेसेस आ जाती हैं। ओके, अब हम कहते हैं कि आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। भाई आयनिक कंपाउंड्स वो होते हैं जिनमें आयनिक बॉन्ड होता है, उनका स्ट्रक्चर ये देखा हुआ हमने, ये NaCl का स्ट्रक्चर वो कहते हैं। आयनिक कंपाउंड्स आर मेड अप, ये मैंने आगे डिटेल में बात की इनके ऊपर, इसलिए मैं यहाँ पे थोड़ा बस रीड कर रहा हूँ। आयनिक कंपाउंड्स आर मेड अप ऑफ द पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली चार्ज आयन, दे कंसिस्ट ऑफ आइंस एंड नॉट द मॉलिक्यूल्स। इसमें आयन होते हैं, मॉलिक्यूल नहीं होते हैं। दीज पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली चार्ज आइंस आर हेल्ड टुगेदर इन अ सॉलिड और क्रिस्टलाइन फॉर्म विद अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इनमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है और स्ट्रॉन्गली एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करके रखते हैं, जोड़ के रखते हैं, एक दूसरे के साथ मिल के रहते हैं। ये इसका स्ट्रक्चर मैंने बनाया हुआ है, दोनों स्ट्रक्चर NaCl के हैं, आप इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी इनके कुछ जो है प्रॉपर्टीज। आयनिक कंपाउंड क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, आयनिक कंपाउंड सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं, ठीक है, कंडक्टर नहीं होते हैं। लेकिन अगर पानी में डिजोल्व कर दो इनको या इनकी मोल्टन फॉर्म हो तो ये बड़े अच्छे कंडक्टर होते हैं, क्योंकि आयंस में कन्वर्ट हो जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट, अच्छा ना, कोई भी चीज़ कंडक्टर होती है दो चीज़ों की वजह से। कंडक्टर जो होती है कोई भी चीज़, वो दो चीज़ों की वजह से होती है। दो चीज़ें कौन कौन सी होती हैं? एक होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, बल्कि इलेक्ट्रॉन्स तो हर चीज़ में होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और दूसरी चीज़ होती है आइंस, फ्री आइंस, ठीक है। तो आइंस और इलेक्ट्रॉन्स की वजह से कोई भी चीज़ कंडक्टर होती है। अगर वो लिक्विड फॉर्म में है तो आयंस की वजह से होगी, अगर वो कोई मेटल है सॉलिड फॉर्म में है तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से कंडक्टर होती है। तो इनको जब पानी में डिसॉल्व करते हैं तो ये आयंस में कन्वर्ट हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये अच्छी खासी बिजली को मूव करा रहा होता है। तो कहते हैं आयनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट, उनके हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं। उसकी वजह क्या है कि उनके दरमियान जो वो जो है ना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती हैं। और लास्ट वाला है दे डिसॉल्व इजीली इन द पोलर सॉल्वेंट लाइक वाटर, पानी में अच्छे से डिसॉल्व हो जाते हैं। नेक्स्ट कहते हैं कोवलेंट कंपाउंड क्या होते हैं, जिनके अंदर कोवलेंट बॉन्ड होता है, वो कोवलेंट कंपाउंड होते हैं जिनमें, और कोवलेंट जो बॉन्ड कब बनता है, जब म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है। और ये सारी एग्जांपल दी हुई हैं, इसकी भी 3-4 प्रॉपर्टी है, फिर आगे हम इनकी डिटेल में बात करेंगे। मैंने कहा ना मैं आगे इनको डिफरेंस को समझाता हूँ, मैंने को 10-12 डिफरेंस लिखे हुए हैं। फिर वो कहते हैं दे हैव यूजुअली लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, इनके लो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं। फिर वो इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर होते हैं, वो कोई अच्छा कंडक्टर नहीं होते हैं। और पानी में तो डिजोल्व नहीं होते हैं वो, इसलिए तो वो फिर तो आयंस भी नहीं बनाते, वो आयन नहीं बनाते, तो फिर लिक्विड फॉर्म में भी वो मोल्टन स्टेट में भी नहीं होते हैं। वो क्या कहते हैं, बैड कंडक्टर होते हैं। वो कहते हैं कि कंडक्टर बॉन्डिंग आर कंडक्टर, वो कहते हैं द कंपाउंड्स हैविंग पोलर करेक्टर इन देयर बॉन्डिंग आर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी व्हेन दे डिसॉल्व इन द पोलर सॉल्वेंट। हाँ, पानी में डिसॉल्व नहीं होते हैं ये, पर पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाते हैं। और जो पोलर होते हैं ना उनमें पार्शियल पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं। और वो कहते हैं कि जब पोलर किसी पोलर चीज़ को पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व करोगे तो उसमें से बिजली गुजर सकती है। नेक्स्ट, अगर प्योर कोवलेंट बॉन्ड की बात की जाए, जो प्योर कोवलेंट बॉन्ड होता है जो कि नॉन पोलर होते हैं, उनमें से बिजली नहीं गुजरती है। आगे बच्चों नेक्स्ट वो कहते हैं दे आर यूजुअली इनसॉल्युबल इन वाटर, पानी में सॉल्युबल नहीं होते हैं, लेकिन जो दूसरे वो होंगे ना पोलर सॉल्वेंट उनमें डिसॉल्व हो जाएंगे। और फिर इनका 3 डायमेंशनल लार्ज मॉलिक्यूल होता है, कोवलेंट क्रिस्टल बनता है। दे आर द वेरी स्टेबल एंड द हार्ड, वो हार्ड और स्टेबल होते हैं, जिनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं, काफ़ी ज़्यादा होते हैं। पोलर और नॉन पोलर कंपाउंड की अगर बात की जाए, यहाँ मैंने लिखा भी हुआ था पोलर नॉन पोलर का, कि किस चीज़ की वजह से, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से और आयंस की वजह से, लिक्विड फॉर्म कह लो या इलेक्ट्रोलाइट कह लो, उसमें से क्या होता है जो है वो फ्लो करता है करंट, कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, इलेक्ट्रोलाइट में आयंस की वजह से। फिर वो कहते हैं कि यहाँ पे नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड्स यूजुअली डू नॉट डिसॉल्व इन वाटर, पानी में डिसॉल्व नहीं होते पर पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाते हैं। और जो है सिमिलरली नॉन पोलर कंपाउंड्स डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बट द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ द पोलर कंपाउंड्स यूजुअली कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ द आयंस एज रिजल्ट द रिएक्शन ऑफ विद वाटर। तो ये बेसिकली कह रहे हैं कि जो पोलर होते हैं वो कुछ इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कंडक्ट करते हैं, पर जो नॉन पोलर हैं वो नहीं करते हैं। उसके बाद है कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, दे डू नॉट फॉर्म द आयंस इन वाटर, वो पानी में आयन नहीं बनाते हैं। ड्यू टू देयर जो है कोवलेंट नेचर दे फॉर्म सोल्यूशन इन द ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, तो वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो जाते हैं। आर वेरी लेस सोल्युबल इन वाटर, बहुत कम सोल्युबल होते हैं पानी के अंदर। और वो रिजिड कंपाउंड बनाते हैं, डाइपोल होता है उनका, वो एक्सेप्टर और डोनर का कॉन्सेप्ट था ना इसके अंदर, वो वाला ये। मेटल्स की बात की उन्होंने कि मेटल्स हैव कॉमन प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टिंग हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, उनमें से हीट और इलेक्ट्रिसिटी निकल सकती है, गुजर सकती है बेसिकली। दे इट गिव्स द प्राइम रोल इन द मैनी इंडस्ट्रीज, उसकी वजह से उसको बहुत सी इंडस्ट्रीज में यूज़ किया जाता है। कहते हैं मेटेलिक क्लस्टर होते हैं, ये थोड़े चमकीले होते हैं, इनमें चमक होती है, और ये मेलेबल डक्टाइल होते हैं। मेलिबिलिटी का मतलब ये है कि उनको जो है जो मेटल है ना उसको रोल किया जाता है किस में, शीट्स में।
जैसे सिंदूक बनाई जाती हैं, हमारे दरवाजे बनाए जाते हैं, तो मेटल को कूटा जाता है हथौड़े से, और वो क्या बन जाती हैं, वो बन जाती हैं बेसिकली शीट्स। उसके बाद वो कहते हैं डक्टिलिटी क्या होती है, ये प्रॉपर्टी होती है कि मेटल्स को खींच कर किस में बनाया जा सकता है, कन्वर्ट किया जा सकता है वायर्स में। तो जितनी भी वायर्स हैं वो मेटल से बनती हैं, उनको खींचा जाता है और वो क्या बन जाती हैं, वायर्स बन जाती हैं। और उसके बाद जो है वैसे सबसे ज़्यादा जो मेलिएबल और डक्टाइल मेटल्स है ना, वो सिल्वर और गोल्ड हैं। ये आपने बस याद रखना है एमसीक्यूज़ के तौर पे। उसके बाद दे हैव यूजुअली हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स, इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होते हैं। और वो कहते हैं बीइंग द ग्रेटर इन द साइज दे हैव द लो आयनाइजेशन एनर्जी, और ये जो साइज़ इनका छोटा होता है, साइज़ बहुत बड़ा होता है मेटल्स का, जिसकी वजह से इनकी एनर्जी लो होती है, आयनाइजेशन एनर्जी लो होती है। इसकी वजह से ये ईजिली इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं और कैटाइन बनाते हैं, H पॉजिटिव। और उसके बाद हमने ये भी लाइन पढ़ी हुई कि मेटल्स हैव टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, तो ये वही है, मेटल्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन निकाल देते हैं। ये गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी और हीट के। क्यों गुड कंडक्टर क्यों होते हैं, क्योंकि अंदर मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब बच्चों डिफरेंस देख लेते हैं आयनिक के और जो है आयनिक कंपाउंड और कोवलेंट कंपाउंड्स के। उसके बाद मैंने आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड और मेटेलिक बॉन्ड का भी डिफरेंस बताया हुआ है नीचे, तो हम वो भी देख लेंगे। तो आयनिक बॉन्ड क्या होता है बच्चों, गौर से देखें। आयनिक बॉन्ड बनता है मेटल और नॉन मेटल के दरमियान, जबकि कोवलेंट बॉन्ड बनता है दोनों नॉन मेटल के दरमियान। जो ग्रुप 1 और 2 है और ग्रुप 6, 7 के दरमियान बनता है आयनिक कंपाउंड, क्योंकि इधर वाले ये जो इतना ग्रुप है ये मेटल्स के हैं, ये वाला जो ग्रुप है ये किसका है, नॉन मेटल्स का है। तो इनके दरमियान बॉन्ड बनेगा तो कौन सा बनेगा, आयोनिक। जब नॉन मेटल वाले जो नेक्स्ट वाले ग्रुप है 6, 7 वाले, 5 को भी इसमें शामिल कर लें। 5 में एल्यूमिनियम बेसिकली एक मेटल है, तो लेकिन वैसे मोस्टली 5 को भी शामिल करते हैं इसमें। तो ये क्या बनाएंगे, ये बनाएंगे कोवलेंट कंपाउंड्स। इसमें ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, इसमें शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है। इसमें जो आयनिक में जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है दोनों के दरमियान, दोनों एटम्स के दरमियान, वो 1.7 से ज़्यादा होता है। पर इसमें जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है वो 1.7 से कम होता है। उसके बाद कहते हैं कैटाइंस और जो एनाइंस का मिलके बनता है, कैटाइन और एनाइन मिलके क्या बनाते हैं, आयनिक कंपाउंड। इधर कोई आयंस क्रिएट नहीं होते हैं, दो एटम्स ही होते हैं, एटम्स मिलके बनाते हैं, क्या बनाते हैं, कोवलेंट कंपाउंड या कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं बेसिकली। तो फिर कोवलेंट बॉन्ड होगा तो कोवलेंट कंपाउंड बन जाएगा। उसके बाद कहते हैं इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं, इनके लो होते हैं। ये गुड कंडक्टर होते हैं मोल्टन फॉर्म के अंदर, ये बैड कंडक्टर होते हैं। अगर पोलर है तो उसमें से थोड़ा बहुत बिजली का गुजर हो सकता है, उसका बिजली का वो पास थ्रू हो सकती है। ये जो है इनकी जो अंदर जो है ना इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरमोलिकुलर फोर्सेज होती है इनके अंदर वंडरवाल जो है इंटरमोलिकुलर फोर्सेज होती हैं। इनकी डेफिनेट शेप होती है, इनकी डेफिनेट शेप नहीं होती है। ये नेचर में मोस्टली सॉलिड फॉर्म में पाए जाते हैं और ये मोस्टली गैसेज और लिक्विड फॉर्म में पाई जाती हैं। ये पानी में सोल्यूबल होते हैं, ये पानी में सोल्यूबल नहीं होते मोस्टली। और इनकी एग्जांपल में हम NaCl लिख सकते हैं, इनकी एग्जांपल हम H2O लिख सकते हैं। तो बच्चों अब हम बात करते हैं कि आयनिक जो बॉन्ड होता है और जो कोवलेंट बॉन्ड होता है और जो मेटालिक बॉन्ड होता है, वो कहते हैं यहाँ पे मैं इसको साथ के साथ हाईलाइट करता जाता हूँ। वो कहते हैं जो आयनिक बॉन्ड होता है वो बनता है कब, जब एक एटम प्रोवाइड करता है इलेक्ट्रॉन दूसरे को और दूसरे उसको एक्सेप्ट करता है। इधर वाली जो बात कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि जो कोवलेंट बॉन्ड है वो बनता है कब, जब दो एटम इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं। इधर मेटालिक बॉन्ड कब बनता है, जब काफ़ी ज़्यादा मेटल एटम होते हैं और उनमें से इलेक्ट्रॉन जो है वो निकल आते हैं बाहर। ये तो मैं बुक वाली डेफिनेशन बता रहा हूँ। ये क्या लिखते हैं, ये कहते हैं मेटालिक बॉन्ड्स फॉर्म व्हेन अ वेरिएबल नंबर ऑफ द एटम्स आर शेयर अ वेरिएबल नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन द मेटल। ये ठीक है, वो कहते हैं ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से बनता है बेसिकली, ये आपने याद रखना है। बुक वाली डेफिनेशन इससे ज़्यादा ठीक है। उसके बाद कहते हैं बोर्ड एनर्जी इज हायर देन द मेटेलिक बॉन्ड। इनकी बोर्ड एनर्जी जो है ना दोनों की मेटेलिक बॉन्ड से ज़्यादा होती है, मेटेलिक बॉन्ड की लोअर होती है पहले दो के कंपेरिजन में। ये क्या होते हैं, हैव लो कंडक्टिविटी, इनकी कंडक्टिविटी क्या होती है, लो होती है। बात याद रखिएगा कि पहला वाला जो कॉलम है वो आयनिक का है, दूसरा वाला कोवलेंट का है, तीसरे वाला किसका है, मेटेलिक का है। ये आपने याद रखना बच्चों। ये भी लो जो है वेरी लो कनेक्टिविटी होती है, पर इनकी मोल्टन स्टेट में अच्छी खासी कनेक्टिविटी होती है इनकी, ठीक है। यानी कि ये जो हमारे पास ये वाले हैं ना आयनिक वाले, उनकी जो कंडक्टिविटी है इनकी जो कंडक्टिविटी है ये मोल्टन फॉर्म में अच्छी खासी है। ओके, उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं लास्ट वाले, हैव वेरी हाई इलेक्ट्रिकल एंड द थर्मल कंडक्टिविटी। इनमें से बिजली भी और हीट भी बड़ी स्पीड से गुजर सकती है। ओके, नेक्स्ट वो कहते हैं हैव हायर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। इनके बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट हाई होते हैं, ज़्यादा होते हैं। इनके लोअर होते हैं मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट, और ये भी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इनके भी ज़्यादा होते हैं। ये एग्जिस्ट करते हैं सॉलिड स्टेट में, ये एग्जिस्ट करते हैं तीनों स्टेट में, सॉलिड लिक्विड गैस, और ये एग्जिस्ट करते हैं सिर्फ सॉलिड स्टेट के अंदर, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट जो है इनकी जो है डायरेक्शन कोई खास नहीं होती है, नॉन डायरेक्शनल होते हैं। इनकी डायरेक्शन होती है और इनकी भी कोई डायरेक्शन नहीं होती है। नेक्स्ट जो है फर्स्ट वाला यानी कि आयनिक जो होगा आयनिक बॉन्ड होगा वो हार्ड है ड्यू टू द क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। इनका क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है, हमने NaCl का देखा भी है। और नॉट वेरी हार्ड विद द एक्सेप्शन ऑफ द डायमंड, सिलिकॉन एंड कार्बन। इन तीन की एग्जांपल्स को निकाल दो तो वो ज़्यादा हार्ड नहीं होते हैं।
और ये भी कोई बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होते हैं, ऐसा कहना है जी हमारे पास मेटालिक बॉन्ड के लिए। उसके बाद ये नॉट मेलेबल होता है, यानी कि इनकी कोई वो नॉट डक्टाइल भी होता है, मतलब ना शीटें बनाई जा सकती हैं ना वायर बनाई जा सकती हैं यानी कंपाउंड्स की। इसी तरह से जो हमारे पास नेक्स्ट वाले हैं उनकी भी ना शीटें बनाई जा सकती हैं और ना ही उनकी क्या बनाई जा सकती हैं, वायर्स बनाई जा सकती हैं। पर जो मेटल्स हैं जिनके अंदर मेटालिक बॉन्ड है वो मेलिएबल भी होते हैं, वो डक्टाइल भी होते हैं। लास्ट में उनकी एग्जाम्पल्स दी हुई हैं। NaCl मैंने पहले बताया था, इसमें आप रख लेना। इसमें आप जो है जो कोवलेंट बॉन्ड है उसमें पानी रख लेना, हाइड्रोजन गैस रख लेना, नाइट्रोजन गैस रख लेना, जो मर्जी रख लेना। और इसके बाद ये जो आयरन, गोल्ड, निकल वगैरह है हमारे पास, एल्यूमिनियम है, कॉपर है, सिल्वर है, ये हमारे पास कॉपर जो वो है मेटालिक बॉन्ड की एग्जांपल है। तो बच्चों आई होप कि आपको इस चैप्टर की अच्छे से समझ आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर को कंप्लीट इंशाल्लाह कवर करेंगे। तो अगर आप मेरी वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए।